कल हमने आपको पढ़ाया था वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर, यानी शंट मोटर, सीरीज मोटर और कंपाउंड मोटर में ग्राफ कैसे कैसे बनाते हैं हम, एन वर्सेज आई ए, टी वर्सेज आई ए या एन वर्सेज टी, ये सारा ग्राफ हमने पढ़ाया था आपको। अब इसके आगे की कहानी आज स्टार्ट करेंगे। आशीष, अभिषेक, आशीष पूछ रहे हाउ आर यू सर, मैं अच्छा हूँ आशीष। बंद है क्या? के भी पूछ रहे हैं कैसे हो सर आप, मैं अच्छा हूँ के भी। थोड़ी सी आज की क्लास लेट हो गई, स्टार्ट करते हैं आगे। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर का मतलब मोटर की स्पीड को जानबूझ के कम या ज्यादा करना। कभी कभी मोटर वाली जिस स्पीड पे घूमती है, हम उस स्पीड से स्पीड को कम करना चाहते हैं या कई बार स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। मोटर जिस स्पीड पे घूमती है, हम उस स्पीड से स्पीड को कम करना चाहते हैं या स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं जानबूझ के, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, किसी इस्तेमाल के लिए, जिसको बोलते हैं स्पीड कंट्रोल। ठीक है। लोड में फ्लक्चुएशन की वजह से जो स्पीड में वेरिएशन आता है थोड़ा बहुत, उसको बोलते हैं स्पीड रेगुलेशन। ध्यान से सुना मेरी बात। लोड में फ्लक्चुएशन की वजह से, लोड कम ज्यादा होने की वजह से जो स्पीड में चेंज आता है, स्पीड में वेरिएशन आता है, उसको हम बोलते हैं स्पीड रेगुलेशन। और जानबूझ के स्पीड को कम करना या ज्यादा करना किसी पर्टिकुलर इस्तेमाल के लिए, दैट इज कॉल्ड स्पीड कंट्रोल। तो इंटेंशनल चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड स्पीड कंट्रोल। ठीक है आदर्श। अब कैसे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं हम देखिए। मान लीजिए आपके पास ये शंट मोटर है, मान लीजिए। ठीक है। शिवनंदन, प्रियंका, आशीष, आदर्श जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। ये शंट मोटर है, यहाँ पे आपने डीसी सप्लाई दी है, ये आपने डीसी सप्लाई दी है, ये डीसी सप्लाई आपने दी है, ये आर्मेचर है, ये फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आरएसएच, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आरए। यहाँ से जो करंट चलेगी दैट करंट इज आई, इसमें जो करंट गई दैट करंट इज आई ए, और इसमें जो करंट गई दैट करंट इज आईएसएच, इसमें जो करंट गई आईएसएच, इसमें जो करंट गई दैट इज आई ए। अगर सप्लाई वोल्टेज वी, इसके क्रॉस वोल्टेज होगा दैट वोल्टेज ईबी। तो ईबी क्या होगा यहाँ से, ईबी होगा आपका वी माइनस आई, और आई लगभग बराबर होता है क्योंकि इसमें वाली करंट लगभग नेगलेक्टेड होती है। ईबी होगा वी माइनस इसमें होने वाला वोल्टेज ड्रॉप आई ए इंटू आर ए। ईबी होता है वी माइनस आई इंटू आर ए, और ये ईबी बराबर होता है के फाई एन के। तो यहाँ से अगर हम एन की बात करें स्पीड की, तो एन हो जाएगा आपका वी माइनस आई ए आर ए, एन इज वी माइनस आई आर ए अपॉन के फाई। ये है स्पीड हो गई वी माइनस आई आर ए अपॉन के फाई, यहाँ एक कांस्टेंट है दैट इज पी इंटू जेड अपॉन 60 ए। ठीक है सौरभ। अब अगर स्पीड को बदलना हो तो क्या कर सकते हैं, स्पीड को कैसे बदल सकते हो? स्पीड को बदलने के लिए तो आर्मेचर के क्रॉस जो वोल्टेज आया, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वी, इस वोल्टेज को बदलो। इस आर्मेचर के क्रॉस जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज दोगे तो वोल्टेज आएगा, इस वोल्टेज को बदलो, वी को बदलो, या आर्मेचर के रेजिस्टेंस को बदलो, या फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को बदलो। तीन मेथड आपके पास है। या तो आर्मेचर के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, ये वोल्टेज वी दिया तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज वी हुआ, मींस वोल्टेज को चेंज करके, आर्मेचर वोल्टेज को वेरी करके आप स्पीड को बदल सकते हो। या दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है इसको बदल के आप स्पीड को बदल सकते हो। या दूसरा फील्ड वाइंडिंग में करंट जाने से फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स आया है, इसको बदल के आप स्पीड को बदल सकते हो। तो स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड बाय, स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड बाय, पहला बाय वेरिंग आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस। आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस वेरी करके, मींस आर ए जो है इसको बदल करके, कम ज्यादा करके आप स्पीड को बदल सकते हो। आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस आर ए। दूसरा बाय वेरिंग फील्ड फ्लक्स, फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को कंट्रोल करके, फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को वेरी करोगे तो स्पीड चेंज होगी बाय वेरिंग फील्ड फ्लक्स। ठीक है, फील्ड फ्लक्स को वेरी करके। और तीसरा है आर्मेचर का वोल्टेज। ठीक है, बाय चेंजिंग या बाय कंट्रोलिंग आर्मेचर वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज दोगे तो इसका जो वोल्टेज आएगा वही है, बाय चेंजिंग आर्मेचर वोल्टेज, यानी वोल्टेज कंट्रोल मेथड। बाय चेंजिंग आर्मेचर वोल्टेज यानी वोल्टेज कंट्रोल मेथड है ये। ठीक है, तीन मेथड आपके पास हैं। अब बाय चेंजिंग आर्मेचर वोल्टेज, बाय वेरिंग फील्ड फ्लक्स और बाय वेरिंग आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस। अब हम एक एक करके एक मेथड की एनालिसिस करेंगे कि किस मेथड से क्या होता है, किस मेथड में क्या होता है, ये एनालिसिस करेंगे कि इस मेथड में क्या, इस मेथड में क्या और इस मेथड में क्या। शिवनंदन, तो पहला मेथड है हमारा आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस को वेरी करना, यानी आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस को वेरी कराएंगे। एन इज वी माइनस आई आर अपॉन के फाई। पहला मेथड है आर्मेचर मोनोसिस, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस मेथड में क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर सर्किट। इन दिस मेथड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर सर्किट, यानी आर्मेचर सर्किट के सीरीज में, आर्मेचर सर्किट के सीरीज में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, आर्मेचर सर्किट के सीरीज में। यानी अगर हम ये माने, ये देखो n बराबर, इसको भी बाद में लिखेंगे, ये देखो ये आर्मेचर सर्किट है, इसके सीरीज में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, आर एक्सटर्नल वेरिएबल है, कम ज्यादा कर सकते हैं। और आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस आर ए, और ये फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर एस एच, और ये हमारी है सप्लाई वोल्टेज कुछ हमने दिया, जहाँ से करंट चली, और करंट चली कुछ इधर आई कुछ इधर आई। इधर वाली जो करंट होगी दैट करंट इज आई एस एच, और इधर वाली जो करंट होगी दैट करंट इज आई ए।
यहाँ से करंट चली, आई कुछ इधर गई कुछ इधर गई, इधर वाली करंट कौन बोलेंगे आई ए और इधर वाली करंट कौन बोलेंगे आई एस एच। ये रेजिस्टेंस आर एस एच, रेजिस्टेंस आर एक्सटर्नल, रेजिस्टेंस आर एक्सटर्नल। अब आप देखो जरा, एन बराबर था आपका वी माइनस आई ए आर ए अपॉन के फाई, यही तो था। अगर हम आर्मेचर सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, आर ए को चेंज करेंगे, आर ए को बढ़ाएंगे, आर ए क्या है आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस, अभी और ये सीरीज में हो गए तो और ये दोनों जुड़ जाएंगे, आर एक्सटर्नल प्लस आर ए दोनों सीरीज में तो जुड़ जाएंगे। तो अब इस आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस इस तरीके से बढ़ गया, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया आर ए तो ये पूरा आई आर ए ड्रॉप बढ़ेगा, और अगर पूरा ड्रॉप बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, घटेगी, स्पीड क्या होगी, घटेगी। बात समझ आ रही है? अगर आपने पहले ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर ए था, कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस और लगा दिया, तो इस आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर ए प्लस आर एक्सटर्नल, रेजिस्टेंस टोटल बढ़ गया, पूरा रेजिस्टेंस बढ़ा तो आर ए इंटू दिस ड्रॉप बढ़ा, पूरा ड्रॉप बढ़ा तो स्पीड घटेगी। ठीक है, अभी मान लीजिए आर्मेचर सर्किट में केवल ओरिजिनल रेजिस्टेंस है आर ए, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया हमने। गौर से देखिए, ग्राफ हम बना रहे हैं एन वर्सेस आई ए का, एन वर्सेस आई ए का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये एन है, कोई नहीं है रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस एक तरीके से शिवनंदन, ये आई ए और एन है। अगर मान लो कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, सिर्फ ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, खैर जब आई ए बराबर 0 होगा, गौर से देखो आई ए बराबर 0 होगा तो इसकी कुछ भी वैल्यू हो, एन कितना होगा, वी अपॉन के फाई। जब आई ए 0 होगा तो एन कितना होगा, वी अपॉन के फाई, यानी स्पीड वी अपॉन के फाई होगी, स्टार्ट यहाँ कहीं से होगा, वी अपॉन के फाई से, मान लीजिए यहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ, ये कहानी है, वी अपॉन के फाई, आई ए 0 है, आई ए 0 का मतलब पूरी वैल्यू 0, आई ए 0 है, आई ए 0 का मतलब पूरी वैल्यू 0 है, पूरी वैल्यू 0 है, कितना होगा वी अपॉन के फाई, ये हो गया वी अपॉन के फाई, आई ए 0 पे स्पीड वी अपॉन के फाई। दिस वन मोनोसिस बोले सर ग्राफ फिर से रिपीट कीजिए ना, कौन सा ग्राफ, अभी ग्राफ बनाया कहाँ है, हम एन और आई ए के बीच का ग्राफ बना रहे हैं, ये इस एन और आई ए के बीच का, एन और आई ए के बीच का ग्राफ बना रहे हैं हम, एक्स एक्सिस पे आई ए, वाई एक्सिस पे लिया, अगर आई ए 0 होगा, आई ए 0 होगा, ऐसे आई ए बढ़ाएगा, आई ए 0 है तो आई ए 0, ये पूरा 0 हो गया, तो एन कितना होगा वी अपॉन के फाई, वी अपॉन के फाई बना दिया, मतलब आई ए बराबर 0 पे जो है वो वी अपॉन के फाई है, कहने का ये मतलब है, दैट्स इट, वी अपॉन के फाई। लेकिन अब जैसे जैसे आई ए बढ़ाओगे, जैसे जैसे आई ए बढ़ाओगे, आई ए ड्रॉप बढ़ेगा, आई ए ड्रॉप बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू घटेगी, और पूरी वैल्यू घटेगी तो स्पीड और घटेगी, यानी जैसे जैसे आई ए बढ़ेगा स्पीड आपकी घटती जाएगी, लाइक दिस, ये स्पीड आपकी घटेगी। आर ए की वैल्यू भी कुछ है ओरिजिनल रेजिस्टेंस वाइंडिंग का, बट आइए जैसे जैसे बढ़ेगा दिस इनटू दिस बढ़ेगा, ये पूरी वैल्यू घटेगी तो स्पीड घटेगी, स्पीड घट रही है। अभी रेजिस्टेंस कितना है आर्मेचर वाइंडिंग का, आर ए ही है, आर ए का मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस मान लिया हमने आर्मेचर वाइंडिंग, आर ए इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, अब अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ा दें, मान लीजिए पहले रेजिस्टेंस 5 ओम था, गौर से देखो आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस पहले 5 ओम था, अब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया तो रेजिस्टेंस 5 ओम में 2 ओम बढ़ गया, मान लीजिए 7 ओम हो गया, मान लीजिए अब ये 7 ओम हो या कुछ भी हो, आई ए बराबर 0 पर तो एन वही होगा। अब रेजिस्टेंस को हमने 5 से 7 किया है तो ग्राफ में एन जो की जो वैल्यू होगी आई बराबर 0 तो वी अपॉन के फाई होगी, क्योंकि आई बराबर 0 हो जाएगा। तो अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें और फिर आप बनाएं आई बराबर 0 पे, तो आर ए की कुछ भी वैल्यू हो, आई बराबर 0 पे तो पूरी वैल्यू 0 है, एन इक्वल टू वी अपॉन के फाई की स्टार्ट तो यहीं से होगा। लेकिन अगर आर्मेचर का रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, मान लीजिए 5 से बढ़ा के दिया, अगर ये बढ़ाया तो आई इनटू आर ड्रॉप और बढ़ेगा पहले के कंपैरिजन में, ये और बढ़ेगा तो वैल्यू और घटेगी, ये वैल्यू और घटेगी तो स्पीड और घटेगी, यानी आपकी स्पीड थोड़ी सी और डिक्रीज होगी अगर रेजिस्टेंस आपने आर्मेचर सर्किट का बढ़ा दिया किसी से, आर ए से बढ़ा के आर ए 1 कर दिया है, आर ए से बढ़ा के आर ए 1 किया है तो ये ड्रॉप बढ़ेगा तो स्पीड और घटेगी। अब नया ग्राफ अगर मैं बनाऊं, रेजिस्टेंस को और बढ़ा दूं, अभी तक 7 था, 7 में 3 और बढ़ा के 10 कर दिया, अब रेजिस्टेंस को 3 और बढ़ा के 10 कर दिया, रेजिस्टेंस और बढ़ेगा, ये और ये ड्रॉप और बढ़ेगा, ये ड्रॉप और बढ़ेगा तो स्पीड और घटेगी, घटेगी स्पीड, ये तो सही स्पीड घटेगी, मान लीजिए रेजिस्टेंस बढ़ा के आर ए 2 कर दिया, लेकिन जहां से ग्राफ स्टार्ट होगा वो पॉइंट वही होगा, स्पीड वही होगी, क्यों, क्योंकि ये स्पीड का मतलब आई बराबर 0 और आई बराबर 0 पर स्पीड वी अपॉन के फाई होगी, आई को 0 रखो तो एन वी अपॉन के फाई तो मिल रहा है, आर कुछ भी वैल्यू हो, यानी रेजिस्टेंस कुछ भी रखो स्टार्ट सारे यहीं से होंगे, ऐसे रेजिस्टेंस को बढ़ा के हम आर ए 3 कर दें तो ये ग्राफ होगा, ग्राफ और तेजी से डिक्रीज होगा, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा ड्रॉप उतना ज्यादा स्पीड घटेगी आपकी। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है आपका ग्राफ और नीचे की तरफ आता जा रहा है, यानी स्पीड और तेजी के साथ घट रही है। अब मान लीजिए एक फुल लोड आर्मेचर करंट है आपके पास, कुछ मान लीजिए IAFL है हमारे पास, फुल लोड आर्मेचर करंट कुछ है, भाई रेटेड करंट आर्मेचर की कुछ है, मान लीजिए ये, इस पे जाओ ऊपर जाओ और चेक करो जब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड था, ये वाला वाला ग्राफ तो है जब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं था, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर्मेचर वाइंडिंग का, एक फुल लोड आर्मेचर करंट हमने लिया और ऊपर गया मैं यहाँ पे कट किया और इसको यहाँ पे भेज दिया मैं, कट किया ये जो स्पीड मिली है, एक रेटेड आर्मेचर करंट को ले गया जहाँ कट किया उसे यहाँ ले गया, ये स्पीड जो मिली है, इस स्पीड को हमने नाम दे दिया बेस स्पीड, क्या नाम दे दिया, ये तो है आपका वी अपॉन के फाई, ये भी अपन इस स्पीड को हमने नाम दे दिया बेस स्पीड n0, ठीक है n0 नाम दे दिया, या nb नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दीजिए n0, ठीक है। और आर्मेचर रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस ओरिजिनली इसको आर0 नाम दे दिया, ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, लेकिन जब रेजिस्टेंस हमने बढ़ा के आर0 से आर1 किया तो स्पीड कितनी हो गई, अब उसे फुल लोड पे जाओ, यहाँ पे कट किया, यहाँ से आ जाओ, स्पीड कितनी हो गई n1 हो गई, फिर रेजिस्टेंस को आर1 से बढ़ा के आर2 किया तो फुल लोड आर्मेचर करंट पे स्पीड कितनी हो गई n0 n1 n2 हो गई, फिर फुल लोड आर्मेचर करंट पे आप चेक करोगे रेजिस्टेंस को आर2 से बढ़ा के आर3 किया, यहाँ पे कट किया, स्पीड कितनी हो गई n3 हो गई। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जब केवल ओरिजिनल रेजिस्टेंस था RA0 तब जो स्पीड थी वो n0 थी, रेजिस्टेंस RA0 से बढ़ा के RA1 किया तो स्पीड घट के n1 हो गई, रेजिस्टेंस RA1 से बढ़ा के और RA2 किया तो स्पीड घट के n2 हो गई, और रेजिस्टेंस बढ़ा के RA2 से RA3 किया तो स्पीड घट के n3 हो गई। यानी जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा है RA0 से ज्यादा हुआ RA1, इससे ज्यादा हुआ RA2, इससे ज्यादा हुआ RA3, आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो स्पीड घट रही है, यानी सबसे पहले जो स्पीड थी n0 वो सबसे ज्यादा थी, उसके बाद स्पीड n1 क्या है कम हुई है, n2 क्या हुई और कम हुई है, और n3 क्या हुई और कम हुई है। यानी जैसे जैसे आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे आपकी स्पीड क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे RA0 क्या है, RA0 इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, RA0 क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, RA0 ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, इस RA0 में कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया तो RA1 मिला, RA1 में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड किया तो RA2 मिला, RA2 में कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया तो RA3 मिला, यानी RA0 से ज्यादा RA1 से ज्यादा इससे ये RA0 ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। ये अब एक्स्ट्रा ऐड किया हमने इसको कम ज्यादा करके कभी बढ़ाया गया बढ़ाते गए तो रेजिस्टेंस बढ़ता गया। तो आप देखो जब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं किया, ओरिजिनल रेजिस्टेंस RA0, तब स्पीड कितनी थी n0, इस n0 को बोलते हैं बेस स्पीड, क्या बोलते हैं बेस स्पीड।
बेस स्पीड क्या है, यहाँ पे हमने n0 से रिप्रेजेंट किया है। बेस स्पीड क्या है? बेस स्पीड इज द स्पीड ऑफ मोटर व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन आर्मेचर सर्किट। जब आर्मेचर सर्किट में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया गया है, तब जो स्पीड है मोटर की वो है n0, उसको हम बोल सकते हैं बेस स्पीड। यानी ना तो आर्मेचर में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, ना तो फील्ड सर्किट में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, मींस कहीं पे एक्स्ट्रा एक्सटर्नल बाहरी रेजिस्टेंस नहीं लगाने पर जो ओरिजिनल स्पीड थी मोटर की उसको बोलते हैं बेस स्पीड। तो स्पीड ऑफ मोटर व्हेन देयर इज नो स्पीड ऑफ मोटर व्हेन देयर इज नो external resistance in speed of motor when there is no external resistance in speed of motor when there is no external resistance when there is no external resistance connected in either armature circuit or field circuit. Speed of motor when there is no external resistance connected in either armature circuit or field circuit is called base speed. यानी जब हमने कुछ भी नहीं किया, जो था सब ओरिजिनली था, यानी इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग का ओरिजिनल रेजिस्टेंस तब था, तो जो स्पीड मोटर की वो बेस स्पीड। अब ये देखो, जब कोई रेजिस्टेंस नहीं था, केवल ओरिजिनल रेजिस्टेंस था वाइंडिंग का, रोटर वाइंडिंग का, तब जो स्पीड थी वो n0 थी, बेस स्पीड। और जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाते गए आर्मेचर सर्किट में, स्पीड क्या होती है? घटती है। n0 से n1 n1 से n2 n2 से घटती गई। मींस जैसे जैसे आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, स्पीड घटेगी। किससे घटेगी? बेस स्पीड जो उससे घटती जाएगी। यानी इस मेथड में आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे आप, तो स्पीड आपकी घटती जाएगी। तो क्या है इसमें मेन पॉइंट? एज द स्पीड इंक्रीजेज, क्या सॉरी, एज द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, एज द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज स्पीड डिक्रीजेस। एज द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज स्पीड डिक्रीजेस। यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाओगे, कहने का मतलब आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो स्पीड आपकी घटेगी। आरए को बढ़ाओ, आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस आरए बढ़ाओगे तो स्पीड आपकी क्या होगी? घटेगी। घट रही है नहीं, देखो रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं हम तो स्पीड पहले मैक्सिमम तक बढ़ रही है। यानी इस मेथड में आप स्पीड को कम ही कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। यानी अगर पहले मोटर मान लो 1000 आरपीएम पे रन कर रही है, मान लो पहले मोटर 1000 आरपीएम पे रन कर रही है और कुछ भी नहीं लगाया आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और कहीं भी नहीं, और 1000 आरपीएम पे रन कर रही है, और अगर आप आर्मेचर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो स्पीड 1000 आरपीएम से घटती ही जाएगी। यानी 1000 आरपीएम आपकी बेस स्पीड, उससे कम होकर 900 800 700 600 500 होगी, 1000 से ज्यादा नहीं मिलेगी। इस मेथड में आप स्पीड बेस स्पीड से कम पा सकते हो, ज्यादा नहीं पा सकते। सो इन दिस मेथड स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल बिलो द बेस स्पीड ओनली, यू कैन नॉट गेट स्पीड अबव द बेस स्पीड। बेस स्पीड से कम स्पीड ही पा सकते हो आप, उससे ज्यादा नहीं पा सकते। ये इस मेथड की कहानी है। यानी अगर मोटर नॉर्मली 1000 आरपीएम पे रन कर रही है तो आप 1000 से कम कर सकते हो, 900 800 700, 1000 से बढ़ा नहीं सकते। सो इन दिस मेथड स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल बिलो द बेस स्पीड। आर्मेचर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहां लगाते हैं? इसमें, ये पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं, देखिए। इन दिस मेथड स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल बिलो द बेस स्पीड ओनली। इन दिस मेथड स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल बिलो द बेस स्पीड ओनली। जंग बहादुर का कमेंट आया, सर गुड आफ्टरनून, यूपीपीसीएल की प्रैक्टिस में बिजी होने की वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो जंग बहादुर, ठीक है। यूपीपीसीएल के बाद ही मिलना आप। विवेक विश्वकर्मा भी जुड़े हैं, बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून विवेक। कहानी समझ में आई या नहीं? बोलो अगर कोई डाउट है तो। 2-3 की पॉइंट्स उसमें याद रखने। पहला, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहां लगाएंगे? आर्मेचर सर्किट में। इसलिए इस मेथड का नाम आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। जैसे जैसे आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे, स्पीड घटती जाएगी। इस मेथड में आप बेस स्पीड से स्पीड को कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। सौरभ के भी बोला नो डाउट। अभिषेक बोला सर सेल के एग्जाम के लिए कुछ टिप्स दीजिए। कब एग्जाम सेल का अभिषेक? व्हेन? अभिषेक बोला 17 सितंबर को। सितंबर तो बीत चुका है, सितंबर तो बीत चुका है अभिषेक। दिनेश बोला नो प्रॉब्लम। अब 2-3 चीजें और आपको देखनी है। बेस स्पीड समझ में आ गया, जब हमने कुछ भी नहीं किया था तब जो स्पीड थी बेस स्पीड थी। जैसे जैसे आर्मेचर में रेजिस्टेंस बढ़ाओगे स्पीड घटती जाएगी। इस मेथड में स्पीड कंट्रोल बेस स्पीड से नीचे ही किया जा सकता है, उससे ऊपर नहीं। इस मेथड में हमको कांस्टेंट टॉर्क मिलता है। दिस मेथड इज ए कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। कैसे? देखिए, अभिषेक बोला 17 नवंबर को। अभिषेक बोला 17 को राहुल केला स्टील प्लांट का एग्जाम है। तो एक बार सिलेबस और पैटर्न आप जो भी एग्जाम देने जाते हो उसको देखिए और आगे बढ़ जाइए। किसी भी एग्जाम को देने का मेरा बस एक ही फंडा है आप लोगों के लिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते जाओ जो किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सबसे बड़ा और सबसे बड़ा मूल मंत्र है। एसएससी जेईई के, आरआरबी जेईई के, यूपीपीसीएल जेईई के, किसी भी स्टेट के जेईई के क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट हो सकता है, फिर इसके बाद टाइम मिलेगा आप ईएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। दैट्स इट। अब उसके बाद कहानी है, इसमें टॉर्क कांस्टेंट मिलता है। कैसे? देखिए, टॉर्क का फार्मूला क्या है? के फाई इंटू आई ए। यही तो है, टॉर्क का फार्मूला है के फाई इंटू आई ए। विवेक आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं, थोड़ा सा फिर से टाइप करके भेजिए। विवेक का क्वेश्चन आया सर डीसी मशीन में आर्मेचर कंट्रोल मेथड से बिलो बेस टॉर्क के लिए कर सकते हैं क्या? बेस टॉर्क का क्या मतलब है? बिलो बेस टॉर्क के लिए यूज कर सकते हैं क्या? ये तो है कि बिना एक्सटर्नल लगाए जो टॉर्क है, जो स्पीड से कम स्पीड आ रही है आर्मेचर रेजिस्टेंस में, तो आप बोल सकते हो, अगर बोलना है कि इसमें जो हमारा टॉर्क होता है वो बेस टॉर्क से कम होता है, या बोलने को बोल सकते हो क्योंकि स्पीड कम हो रही है। ठीक है, टॉर्क है के फाई इंटू आई ए। देखो जरा, के तो कांस्टेंट है,
डीसी शंट मोटर की हम बात करें तो फाई भी क्या है, कांस्टेंट। डीसी शंट मोटर इज कांस्टेंट फ्लक्स मोटर। डीसी शंट मोटर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स मोटर, तो फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट। के तो कांस्टेंट है, के क्या होता है, के होता है पी जेड अपॉन 60A पोल टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ये के होता है। तो के क्या है, ये भी कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट होता है। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो अगर हम आईए को कांस्टेंट कर दें, इफ कांस्टेंट, अगर हम आईए की फिक्स वैल्यू ले लें तो टॉर्क की एक फिक्स वैल्यू मिलेगी या नहीं, बोलो, क्योंकि टॉर्क भी कांस्टेंट होगा भाई, इसकी फिक्स वैल्यू है। अगर हम आईए की फिक्स वैल्यू ले लेंगे तो टॉर्क की एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब आईए कांस्टेंट है तो टॉर्क कांस्टेंट होगा, आईए की फिक्स वैल्यू ले लेंगे तो टॉर्क की फिक्स वैल्यू मिलेगी। फिक्स वैल्यू का मतलब मान लो 50 मिलेगी तो 50 बदलेगा तो 50 है तो 50 ही रहेगा, तो टॉर्क आपका फिक्स हो गया। मींस इफ आईए इज कांस्टेंट देन टॉर्क विल बी कांस्टेंट, मींस फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू या फिक्स्ड वैल्यू ऑफ आईए, टॉर्क विल बी फिक्स्ड, या टॉर्क विल बी कांस्टेंट। सो this method is called constant, this method is called constant torque drive, this method is called constant torque drive। एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ आईए के लिए टॉर्क मिलेगा, फिक्स रहेगा, इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टॉर्क, यानी टॉर्क कांस्टेंट होता है। तो दो तीन चीजें आपको इस मेथड में याद रखनी है। पहला, स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल बिलो द बेस स्पीड, स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल बिलो द बेस स्पीड। पूछा जाता है स्पीड कंट्रोल कहां पॉसिबल है, बिलो बेस स्पीड स्पीड कंट्रोल पॉसिबल है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं कर सकते आप। स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल बिलो बेस स्पीड। और दूसरा, टॉर्क इज कांस्टेंट इन दिस मेथड, इस मेथड में टॉर्क क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और टॉर्क अगर कांस्टेंट है आपका, ठीक है, और जैसे आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस आप बढ़ाते हो आर ए, स्पीड क्या होती है, घटती जाती है। दो तीन चीजें याद रखनी है, दैट्स इट। अब से एक बार ऑनलाइन कहीं अवेलेबल नहीं होता है सेल का प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने कहा कि सेल का ही प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। अब से आप सेल का ही सॉल्व करिए, जरूरी नहीं कि सेल का ही वही रिपीट कर देगा, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नॉर्मली आपका तरीका होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो आप, ठीक है। वो ईएस का हो सकता है, एसएससी का हो सकता है, कुछ दिनों में बोकारो सेल का भी एग्जाम डेट रिलीज होने वाला है। ओके, विवेक बोल रहे हैं सर बट आर्मेचर कंट्रोल मेथड में तो टॉर्क कांस्टेंट होता है, तो उसका कांसेप्ट समझ नहीं आया। हां, अगर आईए की एक फिक्स वैल्यू लेंगे तो टॉर्क की एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। इफ आईए इज फिक्स, मान लिया आपने 50 ले लिया तो इसकी भी एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, तो टॉर्क कांस्टेंट ही होता है इस मेथड में। टॉर्क कांस्टेंट का मतलब अगर आर्मेचर करंट को फिक्स कर दोगे तो टॉर्क नहीं बदलेगा, कम हो ज्यादा हो कम हो ज्यादा हो, नहीं। एक आर्मेचर करंट की, अब आर्मेचर करंट मान लिया आपने कम लिया, इसको 20 लिया तो इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी मान लो 40 मिली। अब आर्मेचर करंट को आपने 60 लिया तो इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी मान लो 120 मिली, कुछ मिली। तो अगर इसको फिक्स करोगे तो फिक्स मिलेगा, इसको फिक्स करके कुछ और करोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी, बट जो होगी वो फिक्स होगी, ऐसा नहीं बदलती रहेगी। अब आईए की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, तो उस आईए की पर्टिकुलर वैल्यू टॉर्क की पर्टिकुलर वैल्यू होगी। भाई मैंने कहा 50 है तो भी फिक्स है, मैंने कहा 20 है तो भी फिक्स है, मैंने कहा 150 है तो भी फिक्स है, बट जो मिले वो ना बदले। आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाने पे स्पीड घटती है, स्पीड बिलो द बेस स्पीड मिलेगी इस मेथड में। बोलिए इस मेथड में कोई डाउट है तो बताइए। किसी को इस मेथड में संदेह है, दुविधा है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल से स्पीड को कैसे कम कर सकते हैं। आपने देखा कि आर्मेचर सर्किट में बाहरी रेजिस्टेंस लगाएंगे हम, बाहरी प्रतिरोध, तो स्पीड घटती जाएगी। सिप्रा के भी बोल रहे हैं नो डाउट सर। प्रभाकर बोल रहे हैं अमेजिंग सर जी। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है, फील्ड कंट्रोल मेथड या फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड या फील्ड वीकनिंग मेथड। इतने सारे नाम है इस मेथड के। क्या करते हैं इस मेथड में, क्या करते हैं प्रभाकर, प्रभाकर बाबू क्या करते हैं इस मेथड में। हियर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन फील्ड सर्किट। यहाँ पे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, फील्ड सर्किट में। कैसे, ये हमारा आर्मेचर सर्किट और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया कुछ हमने, तो फील्ड ओपनिंग का रेजिस्टेंस ओरिजिनल आर से, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एक्सटर्नल, ये है आर ए, ये है हमारा सप्लाई वोल्टेज वी। यहाँ से करंट चली आई, जो करंट चली कुछ उधर जाएगी कुछ उधर जाएगी, इधर वाली करंट को हमने नाम दे दिया आई ए और इधर करंट को हमने नाम दे दिया आई एस एच। ये आर एस एच फील्ड वाइंडिंग का ओरिजिनल रेजिस्टेंस था। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ हमने जोड़ दिया तो कम ज्यादा कर सकते हैं, यार आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस आर ए। इस बार हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो ऐड किया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो ऐड किया है वो फील्ड सर्किट में लगाया है, आर्मेचर में लगाया, कहाँ पे, फील्ड में। और रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा आप देखो, अगर ये वोल्टेज वी है, ये वोल्टेज वी होगा, ये वोल्टेज वी होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज है वी, इसमें आने वाली करंट है आई एस एच, इसका रेजिस्टेंस हो गया आर एक्सटर्नल प्लस आर एस एच, तो जाने वाली करंट क्या होगी जरा देखिए, इसमें जाने वाली करंट हो जाएगी आपकी आई एस एच इज वी अपॉन आर एस एच प्लस आर एक्सटर्नल। होगा नहीं बोलो, पहले आर एक्सटर्नल नहीं था तो ये वोल्टेज वी था, ये वोल्टेज वी था, तो वोल्टेज वी था, रेजिस्टेंस आर एस एच, करंट कितनी थी आई एस एच थी वी अपॉन आर एस एच, बट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत सीरीज में लगा दिया तो आई एस एच हो जाएगा वी अपॉन आर एस एच प्लस आर एक्सटर्नल। इससे क्या हुआ, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से, आर एक्सटर्नल के आने से ये नीचे वाली पूरी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई।
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से नीचे वाली पूरी वैल्यू बढ़ गई तो करंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब जब फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ा तो फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली करंट घटेगी, और अगर फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली करंट घटेगी तो फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स कितना होगा, phi sh। फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स कितना होगा, phi sh। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ISH। फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है, सन फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ISH। phi sh इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ISH। अब अगर करंट घटी है फील्ड वाइंडिंग की, ISH घटा है, तो सन फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स भी क्या होगा, घटेगा। करंट घटी है तो फ्लक्स घटेगा। मोनोसिस का सर ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ सकती है क्या, ब्राइटनेस का मैं क्या बाकी लोगों से मैं पूछ रहा हूं, अगर ब्राइटनेस कम है तो अपने फोन की ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा लो मोनोसिस। मुझे तो लग रहा है ब्राइटनेस ठीक है, ज्यादा ब्राइटनेस हो जाती है तो कई बार लेटर्स दिखते नहीं है। विवेक बोल रहे हैं सही है सर। तो आपकी अगर करंट घटी है तो फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग घटेगा। और हमको ये पता है इस फार्मूले से EB बराबर K phi N से N होता है आपका EB अपान K phi, EB होता है K phi N, EB होता है K phi N से N होगा EB अपान K phi, यहां से है N is inversely proportional to phi, N is inversely proportional to phi। तो अगर N is inversely proportional to phi है तो अगर फ्लक्स घटा है, फ्लक्स सन फील्ड वाइंडिंग का, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। ये कहानी है कि इसमें रेजिस्टेंस लगाए हो तो इसमें जाने वाली करंट घटेगी, और अगर करंट घटेगी तो सन फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स घटेगा। भाई करंट से तो फ्लक्स आता है, कम करंट तो कम फ्लक्स, और अगर फ्लक्स घटा सन फील्ड वाइंडिंग का तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस मेथड में स्पीड बढ़ेगी बेस स्पीड से। आइए इसका डायग्राम हम देखें तो कैसा होगा, ये समझ में आया। इस मेथड में स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे इसमें रेजिस्टेंस बढ़ाओगे स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट कम, करंट कम तो फ्लक्स कम, फ्लक्स कम तो स्पीड ज्यादा। देखिए ग्राफ, हमारे पास फार्मूला क्या था, n बराबर था v माइनस आई ए इंटू आर ए अपान के फाई। देखो था रेजिस्टेंस आपने बढ़ाया फील्ड वाइंडिंग में, फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स घटा है, फ्लक्स घटा है, यहाँ से देखो ये फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी, ये फ्लक्स घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, इस मेथड में हम फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाते हैं और फील्ड फ्लक्स को कम करते हैं, और फील्ड फ्लक्स कम होता है इसलिए स्पीड बढ़ती है। अब आवाज आ रही है सौरभ या नहीं आ रही है, सौरभ आवाज अब आ रही है या नहीं। सौरभ बोल रहे हैं साउंड प्रॉब्लम हो रहा है सर। अब आवाज आ रही होगी सौरभ। विवेक बोल रहे हैं आवाज क्लियर आ रही है सर। चलिए देखिए, इस मेथड में जब आप आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस लगाए हो तो आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस लगाने से करंट घटी, करंट से फ्लक्स घटा, स्पीड बढ़ी। तो आपने फ्लक्स को घटाया है, फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को आपने घटाया है, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड या फील्ड कंट्रोल मेथड। फील्ड कंट्रोल मेथड या फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, क्यों, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को आपने कंट्रोल किया, और कंट्रोल का मतलब क्या, कम किया आपने, इसलिए बोलते हैं फील्ड वीकनिंग मेथड। वीकनिंग मेथड का मतलब फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को कम किया गया, वीक किया गया है। फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को कम होने का मतलब फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स कम किया गया, तो फ्लक्स कम किया तो स्पीड बढ़ी है। आते हैं हमसे, आते हैं उसी पे हम आते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। यहां से देखो v माइनस आई आर अपान के फाई, अगर हम फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा ग्राफ पे। यहां मैं ग्राफ बना रहा हूं, देखिए n वर्सेस IA, ये IA है और ये n है, n वर्सेस IA का ग्राफ कैसा होगा। देखो जब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं था फील्ड वाइंडिंग में, केवल RSS था, ये नहीं था, तो क्या कहानी, कुछ फील्ड फ्लक्स था। ठीक है, IA जब जीरो था, IA जब जीरो था तो कितना था फ्लक्स, बताओ। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ बराबर जीरो से, IA जीरो था, कितना था v अपान के फाई, मान लो यहाँ पे ग्राफ था कहीं v अपान के फाई। ठीक है, ये जीरो था, ठीक है, IA जीरो v अपान के फाई। अब जैसे जैसे IA बढ़ेगा, जैसे जैसे IA बढ़ेगा, या ड्रॉप बढ़ेगा, या ड्रॉप बढ़ेगा, तो ये वैल्यू घटेगी और ये वैल्यू घटेगी तो स्पीड घटेगी, नहीं घट रहा है लाइक दिस। अभी फ्लक्स की कुछ वैल्यू थी। ठीक है, अब क्या किया आपने, फील्ड वाइंडिंग में रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये ग्राफ कब का है, जब फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं, RF जीरो। RF जीरो का मतलब फील्ड वाइंडिंग ओरिजिनल रेजिस्टेंस तब कहेगा। अब अगर हमने इसमें रेजिस्टेंस लगा दिया, तो रेजिस्टेंस लगाने से इसमें करंट घटी, करंट घटी तो फ्लक्स घटा। तो IA बराबर जीरो अगर आप रखोगे तो फ्लक्स घटा है, IA बराबर जीरो अगर घटा दो तो कितना बचेगा, v अपान के फाई तो बचेगा। बट आपने रेजिस्टेंस लगा दिया है तो करंट इसमें घटी है, करंट घटी है तो फ्लक्स घटा है, और अगर फ्लक्स घटेगा तो पूरी जो वैल्यू होगी क्या होगी, बढ़ेगी, पूरी वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब एक तरीके से ग्राफ कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा, एक सेकंड, पूरी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, यानी ग्राफ यहाँ से किया था पहले हमने लाइक दिस। ये था IA बराबर जीरो पर n था v अपान के फाई, मान लो ये कौन सा रेजिस्टेंस है, ये है RF जीरो, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है फील्ड वाइंडिंग का। IA जीरो करोगे तो v अपान के फाई होगा, फाई क्या है, कुछ है जो भी है फिक्स है, अभी रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा है, ये v अपान के फाई, ये घट रहा है क्योंकि IA बढ़ाओगे तो IA ड्रॉप बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। अब हमने फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगाया तो फील्ड फ्लक्स घटा, फील्ड फ्लक्स घटा तो क्या होगा, IA बराबर जीरो पर स्पीड कितनी होगी, v अपान के फाई, v अपान के फाई है, बट आपने रेजिस्टेंस लगा दिया है अगर तो फ्लक्स तो घटा होगा, फ्लक्स घटा होगा तो v अपान के फाई वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, यानी IA बराबर जीरो पर जो स्पीड होगी v अपान के फाई वो बढ़ेगी, क्योंकि फ्लक्स घटेगा तो पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी ग्राफ में ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट होगा, फिर जैसे IA बढ़ेगा, IA ड्रॉप बढ़ेगा, ये वैल्यू घटेगी, स्पीड घटेगी लाइक दिस। अब जो रेजिस्टेंस मान लीजिए RF1 है, यानी RF जीरो में कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस RF1 कर दिया, फिर कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आपने ऐड किया इसमें, जब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करोगे तो IA बराबर जीरो पर स्पीड क्या होगी, IA बराबर जीरो का मतलब v अपान के फाई। अब v अपान के फाई तो है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस और ऐड किया तो करंट और घटेगी, करंट घटेगी तो फ्लक्स और घटेगा, ये फ्लक्स घटेगा तो पूरी वैल्यू और बढ़ेगी, मींस पावर की कंपैरिजन थोड़ी और बढ़ेगी, यानी मान लो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, और उसके बाद जब फ्लक्स तो जो भी है वो कांस्टेंट है भाई, एक बार रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो अब जो करंट है वो फिक्स, फ्लक्स फिक्स। अब ये जैसे बढ़ेगा या ड्रॉप बढ़ेगा, स्पीड घटेगी, यानी कुछ इस तरीके से। ये कौन सा रेजिस्टेंस मान लीजिए RF2। ठीक है, तो यहाँ पे RF जीरो था पहले रेजिस्टेंस, उससे बढ़ाया RF1 किया, उससे बढ़ाया RF2 किया, तो मान लो फुल लोड आर्मेचर करंट है पहले IFL, ये फुल लोड आर्मेचर करंट है। जब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं किया गया था फील्ड वाइंडिंग में, तब कितनी स्पीड थी, मान लो तब स्पीड थी n0, और जब रेजिस्टेंस ऐड करके बढ़ाया RF1 किया तो स्पीड कितनी है, ऊपर जाओ जहां कट किया उसको यहां लेके जाओ, तो स्पीड होगी n1, यानी स्पीड n0 पर n1 हो गई। और अब रेजिस्टेंस और बढ़ा के RF1 से RF2 कर दिया, रेजिस्टेंस और बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस और बढ़ा दिया, RF1 से RF2 कर दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जाओ तो स्पीड कितनी होगी n2, n0 n1 और n2,
यानी पहले जो स्पीड n0 थी, बेस स्पीड, जब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं दिया गया था, अब रेजिस्टेंस बढ़ाया आपने R1 से R2 के फील्ड वाइंडिंग में, तो स्पीड बढ़ के n1 हो गई, और रेजिस्टेंस बढ़ा तो स्पीड बढ़ के n2 हो गई। तो जैसे फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, स्पीड भी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, n0 से ज्यादा n1 और n1 से ज्यादा n2। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूं आपको Rf0 क्या है। Rf0 इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस, Rf0 is original resistance of field winding. Rf0 is original resistance of field winding. बात समझ आ रही है। जैसे जैसे फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, एज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, स्पीड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। n0 क्या है, n0 बेस स्पीड, n0 बेस स्पीड, बेस स्पीड मतलब कौन सी स्पीड, ये वो स्पीड है जब हमको वो, ये n0 वो स्पीड है ये तब मिली है जब हमने कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहीं ऐड नहीं किया है। n0 बेस स्पीड है, तब मिली है जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहीं भी ऐड नहीं किया है, ना तो आर्मेचर सर्किट में ना तो फील्ड सर्किट में। n0 इज बेस स्पीड, बेस स्पीड इज द स्पीड ऑब्टेन्ड व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आइदर इन फील्ड सर्किट और इन आर्मेचर सर्किट। इसका मतलब क्या, इस मेथड में जब कोई रेजिस्टेंस नहीं था, मींस Rf0 था ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो स्पीड n0 थी, रेजिस्टेंस बढ़ा कितना, क्या तो स्पीड बढ़ गई, और रेजिस्टेंस बढ़ा तो स्पीड और बढ़ गई, मींस n0 से स्पीड कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ ही रही है। यानी जैसे जैसे रेजिस्टेंस आप फील्ड सर्किट में बढ़ाओगे, स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। यानी इस मेथड में स्पीड बेस स्पीड से ज्यादा मिलेगी, कम नहीं मिलेगी, बेस स्पीड से ज्यादा, n0 बेस स्पीड उससे ज्यादा मिलेगी n1 n2। यानी अगर मोटर की बेस स्पीड 1000 rpm है, ये तब मिली है जब हमने कुछ भी तामझाम नहीं किया है, ना तो कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फील्ड सर्किट में लगाया, ना तो आर्मेचर सर्किट में कहीं नहीं लगाया, तब स्पीड 1000 rpm मिली है। अब अगर फील्ड वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हमारी स्पीड 1000 से ज्यादा मिलेगी, 1000 ज्यादा तो 1100 1200 1300 rpm पॉसिबल है। मींस इन दिस मेथड स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल above the base speed, in this method speed control is possible above the base speed, in this method speed control is possible above the, in this method speed control is possible above the base speed। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन दिस मेथड स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल अबव बेस स्पीड। एक चीज और है, इस मेथड में आपको पावर कांस्टेंट मिलती है, कांस्टेंट पावर ड्राइव, ये पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए ये मेथड क्या है, इन दिस मेथड पावर इज कांस्टेंट सो इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पावर ड्राइव। दिस मेथड इज कॉल्ड कांस्टेंट पावर ड्राइव, कांस्टेंट पावर ड्राइव बिकॉज, ये बिकॉज पावर इज कांस्टेंट इन दिस मेथड, पावर इज कांस्टेंट इन दिस मेथड। कैसे, यहाँ पे आपने वोल्टेज दिया V, करंट चली I मींस लगभग IA के बराबर है, मींस सप्लाइड पावर कितनी है V into IA, सप्लाई जो की गई पावर, और जो पावर आर्मेचर के क्रॉस आई है, जो पावर इस आर्मेचर के क्रॉस आई है कितनी है, इसके क्रॉस वोल्टेज है EB और इसमें आने वाली करंट IA, तो EB into IA आपको बताया था, सप्लाई वोल्टेज भी यहाँ से आने वाली करंट I लगभग IA के बराबर है, तो V into IA सप्लाई की गई पावर, और जो पावर आर्मेचर के क्रॉस पहुंची है, पावर डेवलप्ड क्रॉस आर्मेचर V into I से EB वोल्टेज करंट IA, EB into IA। तो जब पावर का फार्मूला देखिए, पावर है EB into IA। ठीक है, EB तो कांस्टेंट है, EB क्या है, कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट है, देखो EB का फार्मूला है आपका, EB होता है आपका K phi n। आप देखिए n और phi एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है, अगर फ्लक्स घटा है तो स्पीड बढ़ी है, यानी अगर फ्लक्स घटा है तो स्पीड बढ़ी है, ये तो कांस्टेंट, क्या होगा कांस्टेंट, भाई ये घटेगा तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो घटेगा, ये भी कांस्टेंट होगा। इस मेथड में क्या किया आपने, आर्मेचर सर्किट में फील्ड सर्किट में रेजिस्टेंस लगा करके फील्ड फ्लक्स उठाया तो स्पीड बढ़ गई, यानी फ्लक्स कम हुआ तो स्पीड बढ़ गई, फ्लक्स कम हुआ तो स्पीड बढ़ गई, के तो कांस्टेंट है, ये घटा तो बढ़ गया, EB कांस्टेंट मींस EB कांस्टेंट, तो पावर EB into IA, पावर डेवलप्ड क्रॉस आर्मेचर, EB कांस्टेंट है। अगर EB कांस्टेंट है तो अगर हम IA की एक फिक्स वैल्यू लेंगे तो पावर की एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, मान लिया हमने IA को 20 रख दिया, तो इसकी फिक्स वैल्यू मिलेगी, मान लिया 500 मिली, तो इसकी जो भी वैल्यू मिली 500 क्या है, फिक्स। IA की वैल्यू हमने 60 ले ली, फिक्स कर लिया, तो अगर IA की वैल्यू 60 है तो इसकी फिक्स वैल्यू मिलेगी, मान लिया 800 आ गया, तो 800 800 मिलेगा, तो फॉर ए फिक्स वैल्यू ऑफ IA पावर विल बी कांस्टेंट। तो अगर IA कांस्टेंट है, इफ कांस्टेंट, तो पावर भी क्या होगी आपकी, कांस्टेंट, मींस फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ IA पावर विल बी कांस्टेंट, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं कांस्टेंट पावर मेथड, कांस्टेंट पावर ड्राइव। तो दो हाइलाइटेड पॉइंट इस मेथड के क्या है कि इस मेथड में हम जो रेजिस्टेंस लगाते हैं वो फील्ड सर्किट में लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, यानी इस मेथड में हम स्पीड कंट्रोल करते हैं अबव द बेस स्पीड, यानी अगर 1000 स्पीड है और 1000 से ज्यादा स्पीड करना है 1100 1200, तो इस मेथड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेथड में जैसे जैसे फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आप बढ़ाओगे, जैसे जैसे फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, स्पीड वैसे वैसे बढ़ती है, यानी स्पीड बेस स्पीड से ज्यादा मिलेगी आपको। इस मेथड में आपकी पावर कांस्टेंट होती है, पावर इज कांस्टेंट। पिछले वाले मेथड में टॉर्क कांस्टेंट थी। ठीक है, अब डाउट अपना बताइए क्या इस मेथड में। शिवम मोनोसिस बोल रहे हैं सर, शिवम बोले प्रणाम सर, नमस्कार शिवम। मोनोसिस बोले सर उल्टा होगा इसमें पिछले वाले मेथड का, यस। शिवनंदन बोले सर जब स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है तो इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों नहीं है, किसका ग्राफ, हमने ग्राफ n और phi का बनाया कहां है, हमने ग्राफ किसका बनाया, हमने ग्राफ n और IA का बनाया है शिवनंदन, IA और n का ग्राफ बनाया हमने, n और phi का ग्राफ नहीं बनाया है, और phi और IA एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में भी तो नहीं है, IA इसकी करंट है, इसमें जाने वाली करंट पे इसका फ्लक्स डिपेंड करेगा, और इसकी करंट IA थोड़ी, IA तो इसकी, हमने इसमें जाने वाली करंट और n के बीच का ग्राफ बनाया है। IA इस फील्ड वाली करंट थोड़ी है, यहां IA चेंज हुआ तो फील्ड फ्लक्स चेंज हुआ, तो n और phi के बीच का ग्राफ इनवर्स हो जाएगा, ग्राफ n और इसमें जाने वाली करंट का, शंट मोटर है याद करो। के भी बोल रहे हैं क्लियर सर, सिर्फ बोला सर मैक्सिमम स्पीड कुछ हो सकता है क्या, मैक्सिमम कैसे कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम स्पीड का मतलब मोटर की स्पीड 400 आरपीएम है, मान लीजिए मोटर 400 आरपीएम पे घूम रही है, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना है, जरूरी है 500 करना है, मान लीजिए कोई झूला है जिस पे आप झूल रहे हो, और उस झूले में एक डीसी मोटर लगी, डीसी शंट मोटर मान लीजिए, और वो 400 आरपीएम से झूले को घुमा रही है, मान लीजिए झूला झूलने वालों को लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा है, स्पीड को बढ़ाओ, तो जानबूझ के आपको स्पीड को बढ़ाना है ताकि झूला तेजी के साथ चल पाए, और तेजी से चलाने के लिए आपको मोटर की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या करोगे, फील्ड वाइंडिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसे बोला सर मेरा डाउट क्या है, आपका डाउट इसे आदर्श बोला सर एक ही बार दोनों यूज कर सकते हैं क्या, कि घट भी जाए और बढ़ भी जाए, एक ही साथ ऐसा कोई मेथड नहीं है कि इसमें भी रेजिस्टेंस और इसमें भी रेजिस्टेंस लगाते हैं, अगर इसमें रेजिस्टेंस लगाओगे तो स्पीड बेस स्पीड बढ़ेगी, बेस स्पीड से कम नहीं कर सकते, अगर इसमें लगाओगे रेजिस्टेंस तो स्पीड बेस स्पीड से कम होगी, तो अगर ये मेथड लगाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, इसमें लगाओगे तो स्पीड घटेगी, ऐसा कोई मेथड नहीं कि इसमें एक साथ रेजिस्टेंस लगा दें। ठीक है, क्या है डाउट अब से आपका, सिर्फ लगाना, ठीक है सर।
के बी क्लियर सर। अब से सर फ्लक्स वेरी करने पर कांस्टेंट फ्लक्स कैसे मेंटेन होता है? देखिए कैसे मेंटेन होता है। अब से का कहना है फ्लक्स अगर वेरी कराएंगे तो कांस्टेंट फ्लक्स कैसे मेंटेन होगा? देखो मैथमेटिकली आप समझ लोगे। अभी मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज कितना है? सप्लाई वोल्टेज हमने मान लिया दिस मेथड इज कॉल्ड कांस्टेंट पावर ड्राइव से होने आ गया। एक डाउट बचा इसका, देखिए सप्लाई वोल्टेज अभी मान लो वी कितना 40 वोल्ट, क्लियर। अभी आपने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया। आरएसएच कितना है? कितना आरएसएच? 4 ओम। आरएसएच कितना है? 4 ओम। कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है तो शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट कितनी होगी बताओ? अभिषेक आईएसएच होगी वी अपॉन आरएसएच। वी है इतना, आरएसएच है 4, तो 40/4 कितना हो गया 10 एम्पीयर। अब अगर आईएसएच 10 एम्पीयर है, आईएसएच 10 एम्पीयर है तो उस करंट से कुछ फ्लक्स आएगा। तो मान लीजिए आईएसएच 10 एम्पीयर है तो फाईएसएच की कुछ वैल्यू होगी। कितनी कुछ वैल्यू होगी? मान लीजिए 10 एम्पीयर है, मान लो। अगर आईएसएच 10 तो फाईएसएच 10 नंबर आपने उसको मान लीजिए, चलिए समझने के लिए। अब अगर आपने इसमें क्या कर दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, वोल्टेज तो चेंज होगा नहीं, वोल्टेज जो 40 था वो तो वही रहेगा। हाँ, अब जो रेजिस्टेंस है सन फील्ड वाइंडिंग का 4 ओम का, ये था, कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया। मान लीजिए ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये 16 ओम का और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया। अब आरएसएच की वैल्यू कितनी हो गई? 4 पहले से का 16 ओम का ही आ गया, तो 4 + 16 कितनी हो गई? 20 ओम। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम हो गया, तो इसमें जाने वाली करंट कितनी होगी? इसमें जाने वाली करंट हो जाएगी आईएसएच। आईएसएच होगी वी अपॉन इस पूरे का रेजिस्टेंस, वी है 40 और टोटल रेजिस्टेंस है 20, तो 40/20 कितना हो गया? 2 एम्पीयर। अब मान लीजिए सन फील्ड वाइंडिंग में करंट 2 एम्पीयर है तो इसमें कुछ फ्लक्स भी होगा। मान लीजिए करंट 2 एम्पीयर तो फ्लक्स भी जो है 2 वेबर हो गया, मान लीजिए फ्लक्स भी 2 वेबर हो गया। अब आप ये बताओ, अगर मैं रेजिस्टेंस को जो यहाँ पे लगाया वो 16 ही रखूं, अब उसको ना बदलूं, 16 ही है वो, तो क्या इसमें जाने वाली करंट बदलती रहेगी? अगर ये 4 ओम है, ये रेजिस्टेंस लगाया है और उसकी वैल्यू 16 है, अब 16 है तो फिक्स कर दिया, तो इसमें आने वाली करंट कितनी होगी? क्या है? 2 एम्पीयर। क्या 2 एम्पीयर बदलेगी क्या? जब तक मैं इसको ना बदलूंगा तब तक ये करंट नहीं बदलेगी। हमारी जो रेजिस्टेंस वो फिक्स है, जाने वाली करंट फिक्स है, जाने वाली करंट फिक्स है, फ्लक्स फिक्स है। इस पूरे ग्राफ में आप देखो रेजिस्टेंस नहीं बदल रहा है। इस ग्राफ में रेजिस्टेंस अगर आरएफ 0 है तो आरएफ 0 ही है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग का। कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस करके आरएफ 1 कर दिया तो अब आरएफ 1 रेजिस्टेंस है। इस पूरे ग्राफ में ऐसा रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, इस पूरे में रेजिस्टेंस आरएफ 1 है। लेकिन हाँ, जब इससे इसमें हम ले गए तो स्पीड आपकी बढ़ गई। अब इस मेथड से इसमें स्पीड तो बढ़ी है मगर रेजिस्टेंस अब जो है पहले से ज्यादा है, पर इस पूरे ग्राफ में रेजिस्टेंस उतना ही फील्ड वाइंडिंग का। और इसको ऐड कर दोगे तो स्पीड और बढ़ जाएगी, बट इस पूरे ग्राफ में रेजिस्टेंस क्या है? फिक्स। अगर इसमें पूरे में रेजिस्टेंस 4 ओम है, इस पूरे में रेजिस्टेंस पूरा मान लीजिए कितना है? 20 ओम है, इसमें रेजिस्टेंस 40 ओम है, तो 40 पूरे में है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ और यहाँ पे कुछ और। एक पूरे ग्राफ के लिए फील्ड वाइंडिंग का जो भी रेजिस्टेंस वो फिक्स है। अब ऐसा करें कि एक ही टाइम ये भी ग्राफ होगा, ये भी ग्राफ होगा, एक ही ग्राफ होगा, एक साथ कोई एक ग्राफ ही तो होगा। एक साथ कई सारे ग्राफ तो पॉसिबल है नहीं। अलग अलग रेजिस्टेंस ले रहा हूं तो अलग अलग ग्राफ मिल रहा है। भाई मैं कभी बोला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने इसमें कुछ लगाया तो कितना लगाया? कोई एक वैल्यू तो होगी। हाँ, कभी 4 होगा तो कभी 6 होगा, बट एक बार में तो एक ही लगाओगे। तो एक बार में जो एक रेजिस्टेंस लगा दोगे उससे आने वाली करंट फिक्स हो गई, करंट फिक्स हो गई, इसका फ्लक्स फिक्स हो गया। अब जब तक रेजिस्टेंस नहीं बदलोगे तब तक फ्लक्स नहीं बदलेगा। कुछ भी रेजिस्टेंस हो, लेकिन जब तक रेजिस्टेंस अब नहीं बदलेगा तब तक फ्लक्स नहीं बदलेगा। इसलिए कांस्टेंट फ्लक्स होता ही है। अब रेजिस्टेंस भी बदल दोगे फील्ड वाइंडिंग का तो फ्लक्स कुछ चेंज होके होगा, बट अब नया फ्लक्स जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। बात आई समझ में? नहीं, हाँ ये है। इस पूरे ग्राफ के लिए फील्ड फ्लक्स कुछ और होगा, इस पूरे के लिए फील्ड फ्लक्स कुछ और, इस पूरे के लिए फील्ड फ्लक्स कुछ और, बट इस पूरे ग्राफ में फील्ड फ्लक्स चेंज नहीं होगा। इस पूरे ग्राफ में फील्ड फ्लक्स जो भी होगा वो चेंज नहीं होगा। हाँ, इसमें फ्लक्स अलग होगा। तो अगर आपको स्पीड को घटाना हो या स्पीड को बढ़ाना हो तो क्या करोगे? समझ में आया? मोनोसिल में फ्लक्स लगेगा, बट हर केस में फिक्स्ड होगा। यस, यानी एक बार फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को चेंज करके कुछ कर दिया, इतना कर दिया तो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। अब अगर रेजिस्टेंस फिर चेंज करके कुछ कर दोगे फिर फ्लक्स चेंज होगा, बट जो भी फ्लक्स होगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। एक झूला है, उसमें बबली बैठी है, झूले में मोटर लगी है, डीसी मोटर। स्पीड उसकी काफी तेजी के साथ घूम रही है मोटर। बबली ने कहा स्पीड को मोटर को कम करो, बबली ने कहा स्पीड को कम करो, मुझे चक्कर आ रहा है। चिंटू क्या करेगा? स्पीड को कम करने के लिए क्या करेगा? कहां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएगा? आर्मेचर सर्किट में। आर्मेचर सर्किट में जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओ स्पीड घट जाएगी, तब जाके बबली को काफी राहत आई। फिर थोड़ी देर तक बबली धीरे धीरे घूमी, बबली को मजा नहीं आ रहा, स्पीड को बढ़ाओ, तो क्या करोगे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओगे फील्ड सर्किट में। तो अगर फील्ड सर्किट में लगाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, आर्मेचर सर्किट में लगाओगे तो स्पीड घटेगी। स्पीड कम करना है बेस स्पीड से तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, स्पीड बढ़ाना है बेस स्पीड से तो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। कांस्टेंट टॉर्क मेथड कौन है? कांस्टेंट टॉर्क मेथड आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, और कांस्टेंट पावर मेथड कौन है? फील्ड कंट्रोल मेथड। उम्मीद है आपको आया होगा समझ में। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। मोनोसिस शिवनंदन और सिप्रा का गाना आया समझ में सर? देखिए अगर हम इसी मेथड को थोड़ा सा ऐसे देखें, एन अगर स्पीड को कम करना है बेस स्पीड से, एन इज लेस देन एनबी, एनबी को हमें बेस स्पीड मान लिया, क्या मान लिया? एन लेस देन एनबी करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। कौन सा मेथड यूज करेंगे अगर स्पीड को बेस स्पीड से कम पाना है तो? आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड अगर यूज करेंगे तो हमको स्पीड क्या मिलेगी? बेस स्पीड से कम मिलेगी, एन इज लेस देन एनबी। एनबी का मतलब बेस स्पीड। और अगर हम फील्ड कंट्रोल मेथड यूज करेंगे, फील्ड कंट्रोल मेथड या फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, तो इस मेथड में स्पीड क्या मिलेगी? बेस स्पीड से ज्यादा। एनबी को हमने मान लिया बेस स्पीड, एन इज ग्रेटर देन एनबी, स्पीड बेस स्पीड से ज्यादा, यहाँ पे एन लेस देन एनबी, स्पीड बेस स्पीड से कम। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड और फील्ड कंट्रोल मेथड। अब देखिए जरा इस मेथड में और क्या कांस्टेंट होता है? टॉर्क कांस्टेंट होता है।
एन लेस देन एन बी, स्पीड कम होती है बेस स्पीड में, इसमें टॉर्क क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एन ग्रेटर देन एन बी, स्पीड बेस स्पीड से ज्यादा होती है, इसमें पावर कांस्टेंट होती है, पी इज कांस्टेंट। एन इज ग्रेटर देन एन बी, पी इज कांस्टेंट, एन इज लेस देन एन बी, टॉर्क इज कांस्टेंट। हमारे पास एक फार्मूला होता है, पावर इज टॉर्क इनटू स्पीड। पावर इज टॉर्क इनटू स्पीड, तो टॉर्क कांस्टेंट है ना, इसमें टॉर्क कांस्टेंट। तो अगर ये टॉर्क कांस्टेंट है तो आप क्या लिख सकते हो, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। यानी पावर का स्पीड का रिलेशन देखोगे, लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लीनियर। और टॉर्क का ग्राफ कैसा होगा, टॉर्क तो कांस्टेंट है इस मेथड में, यानी टॉर्क कांस्टेंट है और पावर का स्पीड के साथ लीनियर रिलेशनशिप है। ऐसे फील्ड कंट्रोल मेथड में पावर तो कांस्टेंट होती है, पावर कांस्टेंट है, हमारे पास फार्मूला है पावर इज टॉर्क इनटू स्पीड। ठीक है, तो यहां से टॉर्क क्या मिलेगा, यहां से टॉर्क मिलेगा पावर अपॉन स्पीड। पावर इज टॉर्क इनटू स्पीड, यहां से टॉर्क मिलेगा पावर अपॉन स्पीड। अब पावर हमारी कांस्टेंट है इस मेथड में, अगर पावर कांस्टेंट है ये, तो हम लिख सकते हैं टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी टॉर्क और स्पीड के बीच का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस रिलेशन में, इनवर्स रिलेशन में। यानी अगर नेचर की बात करें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का आना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। यानी फील्ड कंट्रोल मेथड में पावर का ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट, टॉर्क का स्पीड के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में बिलो बेस स्पीड टॉर्क कांस्टेंट होगा और पावर का स्पीड के साथ लीनियर रिलेशनशिप होगा। तो अगर हमें ग्राफ बनाएं कुछ इस तरीके से, तो आप इधर हमारी स्पीड है, स्पीड मींस एन, और इस एक्सिस पे हमने पावर को भी लिया है और टॉर्क को, इस एक्सिस पे पावर और टॉर्क दोनों को लिया हमने, पावर टॉर्क भी है। ये हमारा एन बराबर एन बी, एन बराबर एन बी का मतलब स्पीड बेस स्पीड के बराबर है। तो इस रीजन में क्या होगा, एन लेस देन होगा एन बी, एन क्या होगा, लेस देन होगा एन बी बेस स्पीड से कम। और इस रीजन में क्या होगा, एन ग्रेटर देन होगा एन बी, यानी स्पीड जो होगी आपकी बेस स्पीड से ज्यादा, स्पीड बेस स्पीड से कम होगी, स्पीड बेस स्पीड से ज्यादा होगी, एन बराबर एन बी होगी। स्पीड बेस स्पीड से कम होती है तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। यानी इतनी दूर में हम आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और यहां से यहां कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे, फील्ड कंट्रोल मेथड का, फील्ड कंट्रोल मेथड का। यानी अगर स्पीड को बेस स्पीड से कम करना है तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड का यूज करेंगे, स्पीड को बेस स्पीड से ज्यादा पाना है तो स्पीड तो फील्ड कंट्रोल मेथड या फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एन बराबर एनबी को आगे बढ़ा दो, ऐसे थोड़ा सा लाइन खींच दो ऐसे, ये एन लेस देन एनबी, जरा इस एन लेस देन एनबी वाले रीजन में पावर और टॉर्क का ग्राफ देखो। पावर का ग्राफ कैसा है, पावर स्पीड के लीनियर रिलेशनशिप में, यानी ऐसे, यानी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी ग्राफ कैसा है, लीनियर। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, कब, एन लेस देन एनबी में। लेकिन जैसे एन ग्रेटर देन एनबी में आप जाओगे, एन ग्रेटर देन एनबी में जाओगे, पावर कांस्टेंट होगी, क्या होगी, पावर कांस्टेंट, इस रीजन में पावर फिर आपकी कांस्टेंट होगी। यानी यहां से यहां पावर स्पीड के साथ लीनियरली वेरी किया, बट यहां पे पावर कांस्टेंट है। बात आ रही समझ में, देखो एन लेस देन एनबी, एन ग्रेटर देन एनबी, पावर इज कांस्टेंट। अब टॉर्क का अगर ग्राफ देखें तो टॉर्क इस रीजन में क्या है, एन लेस देन एनबी में कांस्टेंट है, टॉर्क क्या है, कांस्टेंट। मान लीजिए ऐसे है, लाइक दिस, ये टॉर्क क्या है, टी इज कांस्टेंट, एन लेस देन एनबी के लिए टॉर्क क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, कहां तक, एन लेस देन एनबी तक। और इस रीजन में एन ग्रेटर देन एनबी के लिए, एन ग्रेटर देन एनबी के लिए टॉर्क और स्पीड का कैसा ग्राफ है, इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ है। इसलिए इसको ऐसे बनाओ थोड़ा सा तो ज्यादा सही रहेगा। ये है आपका किसका ग्राफ, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, पावर स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर क्या है, कांस्टेंट है। ये पावर का ग्राफ बनाया, ये लीनियर पे कांस्टेंट। और टॉर्क का अगर ग्राफ बनाएंगे तो इधर टॉर्क क्या है, कांस्टेंट, मान लीजिए ऐसे, और इधर फिर टॉर्क का ग्राफ स्पीड का कैसा, इनवर्स रिलेशन में। तो कुछ इस तरीके से, टॉर्क कांस्टेंट और यहाँ पे टॉर्क स्पीड के इनवर्स रिलेशन में हो गया। यहाँ से आप पावर लीनियरली, यहाँ पे पावर कांस्टेंट। इस ग्राफ को देखिए, कोई डाउट है तो बताइए। आया समझ में, ये ग्राफ आया। एन इक्वल टू एन भी एक बाउंड्री है, इसके इधर बिलो बेस स्पीड, इसके इधर अबव बेस स्पीड। इसके इधर ग्राफ का नेचर कुछ और है, पावर और स्पीड, और पावर और टॉर्क का ग्राफ, टॉर्क कांस्टेंट, पावर वेरी करेगी स्पीड के साथ। इसके इधर नेचर कुछ और है। मिटाएं इसको। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में टॉर्क का स्पीड के साथ क्या रिलेशन है, तो टॉर्क कांस्टेंट है। पूछा जाएगा कि पावर का स्पीड के साथ क्या रिलेशन है, पावर स्पीड के साथ लीनियरली वेरी करता है। पूछेगा फील्ड कंट्रोल मेथड में पावर का स्पीड के साथ क्या रिलेशन है, तो पावर कांस्टेंट है। पूछेगा फील्ड कंट्रोल मेथड में टॉर्क का स्पीड के साथ क्या रिलेशन है, तो टॉर्क स्पीड के साथ इनवर्सली वेरी करता है, इनवर्स रिलेशन में होता है। ठीक है, तो इधर पावर कांस्टेंट, इधर पावर वेरी वेरी स्पीड, इधर टॉर्क कांस्टेंट, टॉर्क वेरी करेगा। तो किस रीजन में किसका ग्राफ किस नेचर का होगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये दोनों मेथड उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। In field control method,
हायर टॉर्क इज ऑब्टेन्ड एट, इन फील्ड कंट्रोल मेथड हायर टॉर्क इज ऑब्टेन्ड एट पहला हायर स्पीड, दूसरा लोअर स्पीड, तीसरा जीरो स्पीड, डी इज नन। बोलो। इन फील्ड कंट्रोल मेथड हायर टॉर्क इज ऑब्टेन्ड एट, अब इसे केवी और शिवनंदन का आंसर आया है। देखिए फील्ड कंट्रोल मेथड हमारे पास फार्मूला होता है पावर इज टॉर्क इनटू स्पीड, होता है या नहीं? पावर होती है टॉर्क इनटू स्पीड, ये फार्मूला होता है। फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या कांस्टेंट होता है? फील्ड कंट्रोल मेथड में पावर कांस्टेंट होती है, पावर कांस्टेंट होती है, यानी पावर को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो पावर अगर कांस्टेंट रखनी तो क्वेश्चन क्या है? हायर टॉर्क इज ऑब्टेन्ड एट, तो अगर टॉर्क ज्यादा चाहिए तो स्पीड कम होनी चाहिए, क्योंकि पावर कांस्टेंट रखनी है। पावर कांस्टेंट का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, तभी पावर कांस्टेंट रहेगी। तो अगर टॉर्क हाई रखोगे, हायर टॉर्क चाहिए आपको, तो स्पीड कम करनी पड़ेगी, क्योंकि पावर को इस मेथड में कांस्टेंट रखना वो आपकी मजबूरी है। तो हायर टॉर्क इज ऑब्टेन्ड एट लोअर स्पीड, या लोअर टॉर्क अगर करोगे, टॉर्क कम करोगे तो स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि पावर कांस्टेंट हो। तो लोअर टॉर्क इज ऑब्टेन्ड एट हायर स्पीड एंड हायर टॉर्क इज ऑब्टेन्ड एट लोअर स्पीड। बात समझ आ रही है? अगर एक ज्यादा हुआ और दूसरा भी ज्यादा कर दोगे, कम नहीं करोगे तो पावर कांस्टेंट नहीं रहेगी, पावर को कांस्टेंट रखना है। तो क्या है? हायर टॉर्क is obtained at lower speed and lower torque is obtained at higher speed. Higher torque is obtained at lower speed and lower torque is obtained at higher speed because हमको पावर कांस्टेंट रखनी है। इसका आंसर हो जाएगा लोअर। Constant torque is obtained in which method? Constant torque is obtained in which method? पहला फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, दूसरा आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, तीसरा बोथ, चौथा नन। प्रिंस बोल रहे हैं वेल्डिंग के नोट्स कब अपलोड होंगे? मैं सर से आज मांगता हूँ नोट्स और फिर मैं मांग के आप लोगों के ग्रुप पे डालता हूँ। वेल्डिंग को कितने परेशान क्यों हो प्रिंस साहब? कांस्टेंट टॉर्क किसमें मिलता है? आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड अबव द बेस स्पीड is obtained, speed above the base speed is obtained in which method? Speed above the base speed is obtained in which method? फील्ड कंट्रोल मेथड या फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड या फील्ड वीकनिंग मेथड? स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर, इसमें पहला है मेथड है डाइवर्टर कंट्रोल मेथड, डाइवर्टर कंट्रोल मेथड और डाइवर्टर फील्ड कंट्रोल मेथड। डाइवर्टर कंट्रोल मेथड या डाइवर्टर फील्ड कंट्रोल मेथड? ठीक है प्रिंस, मैं नोट्स एक दो दिन में वेल्डिंग के सर से मांग के डलवा दूंगा ऐप पे, ठीक है, परेशान मत होइए। अच्छा एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, क्या ऑनलाइन देखने में ज्यादा डेटा खर्च होता है और वही रिकॉर्डेड देखने में कम डेटा खर्च होता है? ऐसा है क्या कि जब आप वही 2 घंटे की वीडियो लाइव देखते हो तो ज्यादा डेटा खर्च होता है और आप बाद में रिकॉर्डेड देखते हो तो कम डेटा खर्च होता है? ऐसा है क्या प्रिंस? ये बाकी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ। शिवनंदन और दिनेश बोले सर ऐसा है। सिप्रा पता नहीं सर, नो आइडिया। दिनेश बोले सर ऐसा होता है। अभिषेक जी सर होता है। प्रिंस बोले स्पीड बढ़ा के देखते हैं तो कम डेटा लगता है। अच्छा स्पीड बढ़ा के देखते हो आप? ये भी बोले मालूम नहीं सर, मेरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। मनोज बोल रहे हैं यस। शिवम बोले प्रणाम सर जी। नमस्कार शिवम, क्या हाल चाल है आज? शिवम दोबारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिप्रा का कहना है मेरे फोन में डेटा कंज्यूम अलर्ट नहीं देता है। मनोज बोल रहे हैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में ज्यादा डेटा खर्च होता है। ओके तो इसलिए कुछ लोग रिकॉर्डेड देखते हैं। अच्छी बात है प्रिंस, मैं वेल्डिंग के नोट्स अपलोड करा दूंगा जल्दी से जल्दी। आप लोगों की मजबूरियां कितनी होती है मैं समझ नहीं पाता। प्रिंस बोल रहे हैं सर ऑनलाइन डेटा के चलते बहुत लो अटेंड नहीं कर पाते, मैनेजमेंट को बोलिए कुछ कम डेटा में ऑनलाइन देख सकें। एक्चुअली करियर बिल की जो स्ट्रीमिंग होती है वो शायद यूट्यूब के थ्रू होती है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट ज़्यादा डेटा कंज्यूम होगा ही होगा। वो बाय डिफॉल्ट नेचुरल है, यूट्यूब के थ्रू इनकी स्ट्रीमिंग होती है, क्योंकि आप वीडियो चलाते हो तो यूट्यूब लिखा हुआ आता है, तो ज़्यादा डेटा कंज्यूम होता ही होता है यूट्यूब के थ्रू। तो करियर बिल तो भी मुझे नहीं लगता कुछ करने वाला है डेटा को लेकर के। बेहतर ये है कि आप अपने डेटा का मैनेजमेंट कर लीजिए 2-4-6 महीने के लिए, कि या तो आप ज़्यादा जीबी का डेटा मंगाइए अपने फ़ोन में पर डे या महीने का, या कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह ले लीजिए आप। प्रिंस बोल रहे हैं सर मन तो बहुत करता है ऑनलाइन अटेंड करने का, पर क्या करें सर मजबूरी। कोई बात नहीं प्रिंस,
डाउट तो नॉर्मली आता नहीं होगा आपको, डाउट आएगा तो आप किसी दिन पूछ लिया करो। सिप्रा कुछ ने शिवम का फ्रेंड मान गया क्या सर शिवम को हेल्प करने के लिए? अभी नहीं माना है सिप्रा, मान जाएगा तो शिवम विल इन्फॉर्म अस, वो खुद हमारे साथ ऑनलाइन आकर के अपने कमेंट के थ्रू अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। एक है डाइवर्टर कंट्रोल मेथड या डाइवर्टर फील्ड कंट्रोल मेथड। क्या करते हैं इस मेथड में, क्या करते हैं इस मेथड में? इन दिस मेथड ए रजिस्टर called diverter is connected in this method a register called diverter is connected across field winding. Connected across field winding means field winding के पैरेलल में, connected parallel to the field winding। अगर आपको क्रॉस का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, in this method a register called diverter is connected parallel to field winding, ठीक है। by changing या by varying, by changing diverter resistance speed can be controlled। डाइवर्टर रेजिस्टेंस को चेंज करके स्पीड को चेंज किया जा सकता है। प्रिंस बोले सर कभी कभी व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आ जाया करिए हम सबसे बात करने के लिए। ठीक है, मैं कुछ टाइम फिक्स कर दिया करूंगा व्हाट्सएप पे बात करने के लिए, उस दौरान अगर बात करनी है तो आप कर लीजिए, मैं एक टाइम मेंशन कर दूंगा। ठीक है, ठीक है प्रिंस, मान लीजिए शाम के 7 बजे या रात के 11 बजे या कुछ ऐसा टाइम, एट दिस टाइम आई विल बी ऑनलाइन, और आपको जो पूछना है वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मोनोसिस में सर एक बात था, क्या बात थी मोनोसिस? सिप्राई सिंह दोस्त हैं दुश्मन पता नहीं चलता आजकल। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा के बैठे हैं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा के बैठे हैं। प्रिंस बोल रहे हैं 10 बजे रात को रखिएगा। हाँ 10 बजे के बाद ही रखेंगे क्योंकि 8 से 10 यूपीपीसीएल की क्लास होती है, 10:15 साढ़े 10 तक, तो उसके बाद ही मैं फ्री रहूंगा तो रख पाऊंगा। थैंक यू सो मच मोनोसिस, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। चलिए आइए देखते हैं इस मेथड में क्या करते हैं। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर, डाइवर्टर कंट्रोल मेथड या डाइवर्टर फील्ड कंट्रोल मेथड। देखिए है क्या इस मेथड में, हमारे पास एक मोटर है, क्या है मोटर, कैसी डीसी सीरीज मोटर है। देखो ध्यान से, यहाँ पे डी सप्लाई दिया हमने, डीसी सप्लाई दिया हमने, यहाँ से करंट चली, और जब करंट चलेगी तो ऐसे ऐसे जाएगी, यहाँ से करंट चली फिर वही करंट इसमें जाएगी, दैट इज आईएसएच, और फिर करंट इसमें जाएगी, दैट करंट इज आईए, और इसका रेजिस्टेंस होगा आरए। प्रिंस बोला सर मैं झारखंड रांची से हूँ, कभी जरूर आइएगा रांची। बिल्कुल प्रिंस, मैं आऊंगा रांची, मैं किसी दिन रांची आता हूँ तो घूम मिलूंगा आपसे। ठीक है, दिनेश बोले सर आपकी एक शायरी दिल को छू गई थी। सर कौन सी शायरी? मेरी ज्यादातर शायरी तो किसी और की लिखी हुई होती है, बट कौन सी है वो मेरी नहीं होगी, मेरे मुंह से सुनी होगी आपने। कौन सी शायरी दिनेश? सिप्रा का ना आगे बोलिए सर, शायरी का एक ही लाइन है, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा के बैठे हैं, मींस जब जिस चेहरे की जरूरत पड़ती है उस चेहरे को लगा लेते हैं। प्रिंस बोल रहे हैं अभी वाला सर, अभी वाली बस मुझे एक ही लाइन याद है, बाकी दूसरी लाइन याद नहीं मुझे। ये है आर्मेचर, ये है फील्ड वाइंडिंग। ये डीसी सीरीज मोटर है या नहीं, बोलिए ये डीसी सीरीज मोटर है या नहीं है? दिनेश बोले नेटवर्क थ्योरी में सुनाया था, याद नहीं, ओके कोई बात नहीं, ये डीसी सीरीज मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है। अब हमने क्या किया, फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में क्या किया, फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये रेजिस्टेंस कैसा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस हमने लगाया फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में, और ये रेजिस्टेंस कैसा है, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसी वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं डाइवर्टर। क्या बोलते हैं, डाइवर्टर। तो इसी वेरिएबल रेजिस्टेंस को दुनिया डाइवर्टर के नाम से जानती है। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, इसे बोल दिया वेरिएबल रेजिस्टर या डाइवर्टर। अब देखो अगर ये डाइवर्टर ना होता तो करंट कैसे आती, करंट ऐसे होकर आती, देखो। बट एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया आपने, इससे क्या होगा, अब जो करंट आएगी यहां से तक आएगी, कुछ करंट ऐसे जाएगी और कुछ करंट ऐसे होकर आएगी, भाई यहां से तक तो आना है। अब इसके बाद यहां से यहां आने तक, यहां से आने के लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है, तो कुछ करंट ऐसे आएगी कुछ करंट ऐसे आएगी, तो इसमें और इसमें करंट अलग होगी, बट दोनों मिलकर वापस इसमें उतनी करंट आएंगी। मान लो 100 चली, 100 में से 60 इधर गई, 40 इधर गई, और 60 और 40 दोनों मिलकर 100 इसमें आ जाएंगे। आर्मेचर में आने वाली करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली करंट पे फर्क पड़ेगा। तो आप ये देखो, अगर आप डाइवर्टर रेजिस्टेंस को चेंज करोगे, डाइवर्टर रेजिस्टेंस को चेंज करोगे आप, डाइवर्टर रेजिस्टेंस को अगर आप चेंज करोगे, बदलोगे, तो इसमें जाने वाली करंट, डाइवर्टर रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करोगे तो इसमें जाने वाली करंट चेंज होगी, डाइवर्टर रेजिस्टेंस को चेंज करोगे तो इसमें जाने वाली करंट चेंज होगी। तो अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली करंट चेंज होगी तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स भी चेंज होगा, होगा नहीं? और अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स चेंज होगा तो हमारी स्पीड भी क्या होगी, चेंज होगी। स्पीड भी क्या होगी, चेंज होगी। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो कैसे, देखिए मान लीजिए आपने डाइवर्टर रेजिस्टेंस को कम कर दिया, ध्यान से देखना, डाइवर्टर रेजिस्टेंस को आपने कम किया, क्वेश्चन है कि डाइवर्टर रेजिस्टेंस को कम कर दिया तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपने डाइवर्टर रेजिस्टेंस को कम कर दिया तो आने वाली करंट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इधर से पास होगा। एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है। अगर आपने डाइवर्टर रेजिस्टेंस को कम कर दिया, क्या कर दिया, कम कर दिया, तो अब आने वाली करंट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इधर से पास होगा। तो अगर डाइवर्टर रेजिस्टेंस से ज्यादा करंट पास होगी, इसका मतलब फील्ड वाइंडिंग से कम करंट पास होगी, इसका मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग से पास होने वाली जो करंट है आईएसई वो क्या होगी, कम। अगर रेजिस्टेंस घटा है तो इसमें आने वाली करंट बढ़ेगी। अब आने वाली करंट का कुछ हिस्सा इधर जा रहा है, इधर आने वाली करंट बढ़ेगी, इधर वाली करंट क्या होगी, घटेगी, आईएसई घटेगी। अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग की करंट घटी है तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स घटेगा, और हमको पता है n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू phi, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू phi। अगर फ्लक्स घटा है तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, फ्लक्स घटा है तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। बताइए समझ में? तो डाइवर्टर रेजिस्टेंस को आपने घटा दिया तो स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। या मान लीजिए क्वेश्चन है डाइवर्टर रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया हमने, मान लीजिए डाइवर्टर रेजिस्टेंस कुछ था, कुछ स्पीड थी, कुछ था डाइवर्टर रेजिस्टेंस, कुछ स्पीड थी, हमने डाइवर्टर रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया पहले से, कुछ था पहले से बढ़ा दिया। अब क्या होगा, अब जो करंट इसमें जा रही थी इस रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो इसमें आने वाली करंट घटेगी। तो डाइवर्टर रेजिस्टेंस जाने वाली करंट घटेगी, इसका मतलब इसमें आने वाली करंट बढ़ेगी, क्योंकि आने वाली करंट थी तो जाने वाली करंट बराबर होगी किरचॉफ करंट लॉ, दिस करंट इज इक्वल टू दिस करंट प्लस दिस करंट। तो डाइवर्टर रेजिस्टेंस को बढ़ाया है इसमें आने वाली करंट घटेगी, इसका मतलब इसमें आने वाली करंट बढ़ जाएगी। तो अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग में आने वाली करंट बढ़ी है
तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो ये है कि डाइवर्टर रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके इसमें जाने वाली करंट को हमने कम ज्यादा कर दिया, तो फील्ड फ्लक्स कम ज्यादा हो गया, और फील्ड फ्लक्स कम ज्यादा होगा तो स्पीड उस हिसाब से कंट्रोल हो। थैंक यू सो मच सिप्रा, थैंक यू सो मच। बट टुडे व्हाई, कहानी समझ में आई या नहीं? दिनेश बोल रहा आया समझ में। तो डाइवर्टर क्या लिखा था, मैंने लिखा था इन दिस मेथड ए रेजिस्टर कॉल्ड डाइवर्टर इज कनेक्टेड पैरेलल टू फील्ड वाइंडिंग बाय चेंजिंग डाइवर्टर रेजिस्टेंस स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड। क्योंकि डाइवर्टर रेजिस्टेंस को चेंज करोगे तो इसमें जाने वाली करंट चेंज होगी, मींस इसमें जाने वाली करंट चेंज होगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली करंट चेंज होगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स चेंज होगा, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी। ये डाइवर्टर फील्ड कंट्रोल मेथड था जिसमें हमने पैरेलल में एक रेजिस्टर लगाया डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए। तो डाइवर्टर फील्ड कंट्रोल मेथड आपका ये था। नेक्स्ट मेथड है हमारा टैप्ड फील्ड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर में दूसरा नंबर जो है वो है टैप्ड फील्ड कंट्रोल का। टैप्ड फील्ड कंट्रोल में क्या है देखिए, इन दिस मेथड सीरीज फील्ड फ्लक्स is controlled by in this method series field flux is controlled by tapping the series field winding. In this method series field flux is controlled by tapping the series field winding. क्या मतलब है मेथड में देखिए, ये है हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग, ये है दो ब्रशेज, और ये है हमारी मान लीजिए फील्ड वाइंडिंग। गौर से देखना, यहाँ पे हमने सप्लाई दी, ये करंट आ रही है और करंट इसमें जा रही है लाइक दिस, ठीक है, आई ए। यहाँ पे हमने किया सीरीज फील्ड वाइंडिंग में टैपिंग कर दी। टैपिंग कैसे की देखो, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग थी, टैपिंग यहाँ पे लगा दी, 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 ऐसे कई सारे कनेक्शंस कर दिए, इसको टैपिंग बोलते हैं, कई सारे कनेक्शंस लगा दिए। और ये जो हमारा कनेक्शन है दिस इज आर ए, ठीक, अभी मान लीजिए ये कनेक्शन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है मान लीजिए, तो करंट कैसे आएगी, तो करंट तो जो चलेगी वही आएगी। यहाँ से अगर आई करंट चली है, आई करंट चली तो वही करंट यहाँ पे आएगी, आई ए। करंट तो नहीं चेंज होगी, टैपिंग से करंट नहीं चेंज होती है, टैपिंग से करंट उतनी आएगी। हाँ, अगर कितने टर्न से सारे टर्न इस्तेमाल नहीं हुए हैं, कितने टर्न है, 1 2 3 4 टर्न है, तो करंट आ रही है ऐसे, ठीक है। अब अगर इसी टैपिंग को मैं यहाँ से जो कनेक्शन इसको उठा के मैं यहाँ रख दूँ, कहाँ कर दूँ, यहाँ, यहाँ के बजाय यहाँ कनेक्शन कर दूँ, तो अब नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए, बढ़ गए। अगर टर्न्स बढ़ गए तो क्या हो गया, अगर टर्न्स बढ़ गए देखो उसमें, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। भाई फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, याद रखो मैंने आपको बताया था जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है एमएमएफ पे। एमएमएफ का मतलब एन इंटू आई पे। जो आपका फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है एन और आई पे। या तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर लो, या तो करंट चेंज कर लो, दोनों में से किसी को भी चेंज करके आप फ्लक्स को चेंज कर सकते हो। या तो नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर लो, या तो करंट को चेंज कर लो, दोनों में से किसी को भी चेंज करके फ्लक्स को चेंज कर सकते हो। तो हमने करंट तो यहाँ पे उतनी आएगी जो आ रही है, नंबर ऑफ टर्न्स को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाया तो फ्लक्स बढ़ा, और फ्लक्स बढ़ा, नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर टर्न्स की संख्या बढ़ाई तो फ्लक्स बढ़ा, और फ्लक्स बढ़ा तो स्पीड क्या हो गई, घट गई, क्योंकि हमें पता है एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई। अगर फ्लक्स बढ़ा तो स्पीड घट गई। तो अगर आपका ये कनेक्शन यहाँ पे था तो जो स्पीड थी अगर इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे, तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा तो स्पीड घट जाएगी। तो क्या आपका जो फ्लक्स होता है वो करंट और नंबर ऑफ टर्न दोनों के गुणनफल पर डिपेंड करता है। ज्यादा टर्न होगा तो ज्यादा फ्लक्स होगा। या किसी कनेक्शन में यहाँ पे कर दूं और यहाँ पे कर दूं लाइक दिस, तो अब एक तरीके से जितने टर्न थे सारे के सारे यूज हो गए। सीरीज फील्ड में जितने टर्न थे सारे के सारे यूज हो गए, नंबर ऑफ टर्न काफी ज्यादा हो गया, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, फ्लक्स मैक्सिमम तो स्पीड क्या होगी, बहुत कम होगी, सबसे कम। या अगर इसी कनेक्शन को यहाँ पे यहाँ कर दो लाइक दिस, तो पहले यहाँ था, अब यहाँ कर दिया आपने, पहले यहाँ था आपने यहाँ कर दिया, तो यहाँ से यहाँ कर दोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स घट गया, पहले इतने टर्न्स है, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दोगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दोगे, कम कर दोगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम, और अगर फ्लक्स कम हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उन टर्न्स की संख्या को कम ज्यादा करके आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। सो हमने यहाँ पे टाइपिंग अलग अलग कनेक्शन हमने लिया है, और इसको कभी यहाँ जोड़ेंगे, कभी यहाँ, कभी यहाँ, जहां हमारी मर्जी, जैसी हमारी जरूरत वैसे हम वैसे कनेक्शन कर देंगे। तो ये हमने लिखा है कि बाय टैपिंग द सीरीज फील्ड वाइंडिंग series field flux can be changed, and if series field flux is changed then speed can be controlled. In this method series field flux is controlled, series field winding का flux control किया जाता है कैसे, by tapping the series field winding। series field winding में tapping करके series field winding का flux control किया जा सकता है। tapping का मतलब अलग अलग कनेक्शन होता है, कभी से चिपका के कभी से चिपका करके। बोलो समझ में आया या नहीं?
कोई डाउट है तो बताइए। दिनेश बोला नो डाउट सर, बाकी लोगों को? बाकी लोगों को डाउट है तो बताइए। केबी बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर, 2 अक्टूबर को आपका बर्थडे था, आज पता चला। थैंक यू सो मच केबी। आज केबी ने विश किया, सिप्रा ने विश किया, मोनोसिस ने विश किया, बट इतना देर क्यों? 2 अक्टूबर था आज। आज आपका 12 नवंबर है, काफी दिनों लेट, बट आज एकाएक कैसे पता चला आप लोगों को? हाउ? दिनेश बोला नो डाउट, मोनोसिस नो डाउट। आज मेरा जन्मदिन नहीं है दिनेश, ये बीत चुका है। उस दिन नेशनल हॉलीडे थी, आप सभी लोग सेलिब्रेट ही कर रहे थे। अभिषेक एंड दिनेश आर सेइंग हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू सो मच अभिषेक एंड दिनेश। मोनोसिस बोले सर मयंक बोला बंगाली ग्रुप। बंगाली ग्रुप का क्या मतलब? कोई और ग्रुप बना रखा है क्या आप लोगों ने? बंगाली ग्रुप मतलब कोई और ग्रुप बना रखा है क्या मोनोसिस आप लोगों ने? शिवनंदन बोल रहे हैं हैप्पी बिलेटेड बर्थडे सर, थैंक्स शिवनंदन। मोनोसिस बोल रहे हैं यस सर, उसमें क्या केवल बंगाली लोग हैं? केवल बंगाल के लोग हैं उस ग्रुप में क्या मोनोसिस? अच्छा केबी बोल रहे हैं हाँ सर, वेस्ट बंगाल से ग्रुप है। ओके 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 ओके। If diverter resistance is decreased in DC series motor, if diverter resistance is decreased in DC series motor, then पहला ऑप्शन स्पीड डिक्रीजेज, कमा आर्मेचर करंट आईए डिक्रीजेज। दूसरा स्पीड इंक्रीजेज आईए इंक्रीजेज। तीसरा स्पीड इंक्रीजेज आईए इज कांस्टेंट, डेज स्पीड डिक्रीजेज आईए इज कांस्टेंट। मोनोसिस बोले सर आपके स्टूडेंट होकर हम लोग विश ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोगों का प्यार है सर, आशीर्वाद बनाए रखिए। बिल्कुल मोनोसिस, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, मेरा प्यार और आशीर्वाद। इसका आंसर क्या होगा? डाइवर्टर रेजिस्टेंस को हमने डिक्रीज कर दिया डीसी सीरीज मोटर में, तो स्पीड पे और आर्मेचर करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे पास आंसर आया है, दिनेश और शिप्रा का आया है ए, केबी और शिवनंदन का आया है सी, अभिषेक का आया है सी। देखो डाइवर्टर रेजिस्टेंस ये है आपका आर्मेचर वाइंडिंग, ये है फील्ड वाइंडिंग, ये आपने डीसी सप्लाई दी कुछ, यहाँ पे एक डाइवर्टर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस ये आ रही है, इसमें आने वाली करंट क्या है? आई है, यहाँ चलने वाली करंट क्या है? आई, जो चलेगी वही यहाँ पे पहुंचेगी तो पक्का है। हाँ बीच में बस थोड़ा सा चेंज होगा, अगर आने वाली करंट से आई तो जितनी आएगी इसमें जाएगी उतनी ही, इसमें आने वाली करंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा? अगर रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा तो इसमें जाने वाली करंट फर्क पड़ेगा, क्योंकि आने वाली करंट यहाँ से तक तो आएगी, फिर उसके बाद दो रास्तों टूटेगी, कुछ ऐसे आएगी कुछ ऐसे, फिर मिलकर वापस आ जाएगी, तो कुछ करंट कुछ करंट जाएगी, तो इसकी फील्ड वाइंडिंग करंट चेंज हो सकती है डाइवर्टर रेजिस्टेंस होने पे, आर्मेचर की करंट नहीं चेंज होगी। आपने क्या किया है? डाइवर्टर रेजिस्टेंस को घटाया है, तो अगर डाइवर्टर रेजिस्टेंस को हमने घटाया है, डाइवर्टर रेजिस्टेंस को घटाया है इसको, तो इधर से ज्यादा करंट जाएगी, कम रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा करंट जाएगी। अगर रेजिस्टेंस घटा है, ये रेजिस्टेंस घटा है इधर से ज्यादा करंट, रेजिस्टेंस घटा है इधर से ज्यादा करंट, और अगर इधर से ज्यादा करंट, डाइवर्टर रेजिस्टेंस घटा है इधर से ज्यादा करंट, इधर से ज्यादा करंट इधर से कम करंट, अगर इधर से कम करंट जा रही है आईएससी से, इसका मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स क्या होगा? कम। अब सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स कम हो गया तो स्पीड क्या होगी? स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि हमको पता है n इज प्रोपोर्शनल टू फाई। स्पीड घटेगी तो सॉरी फ्लक्स घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। डाइवर्टर रेजिस्टेंस को कम कर दिया, ज्यादा करंट गई, कम कर गई, कम करंट तो कम, फ्लक्स कम तो स्पीड ज्यादा, स्पीड ज्यादा। लेकिन आर्मेचर करंट को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, ये तो उतनी रहेगी जो चलेगी, इसमें से फर्क पड़ता है, आर्मेचर करंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आईए इज कांस्टेंट, स्पीड इंक्रीज, सी इज राइट आंसर, राइट आंसर। होगा या नहीं होगा? अब एक मेथड है आपके पास आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। क्या है? आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, जिसका एक टाइप है वर्ड लियोनार्ड मेथड, वर्ड लियोनार्ड मेथड, बट वो मेथड थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, करीब आधे घंटे का है, तो इसलिए वो मेथड आज ना बता करके आपको कल बताएंगे। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी तो एक था, उसका एक टाइप है वर्ड लियोनार्ड मेथड, वो लंबा है, आधे घंटे के आसपास का है, तो इसलिए उस मेथड को हम कल बताएंगे, क्योंकि अभी 4-5 बजे से कोई और क्लास है, ठीक है। तो वर्ड लियोनार्ड मेथड आधे घंटे का है, कल बताएंगे। अभी 15 मिनट का टाइम है, तो छोटा सा टॉपिक कोई करा देते हैं, बाकी स्पीड कंट्रोल वर्ड लियोनार्ड वाला कल कराएंगे आपको। देखिए लॉसेज इन डीसी मशीन, डीसी मशीन में कौन कौन से लॉसेज होते हैं? ठीक है, एक होता है कांस्टेंट लॉस,
और एक होता है वेरिएबल लॉस। कांस्टेंट लॉस कौन सा है? लॉस which does not changes with change in field current, sorry with change in armature current, IA। ऐसा लॉस जो IA के चेंज होने पे नहीं चेंज होता है, कांस्टेंट बना रहता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट लॉस। डीसी में लॉसेस कौन कौन से होते हैं? कांस्टेंट लॉस है, लॉसेस व्हिच डज नॉट चेंज विद चेंज इन आर्मेचर करंट। इसका एग्जांपल कौन कौन सा होगा? शंट फील्ड वाइंडिंग लॉस, दूसरा आर्मेचर कोर लॉस, और तीसरा मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस का मतलब फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। और एक हमारे पास होता है वेरिएबल लॉस। वेरिएबल लॉस वो लॉस होता है जो बदलता है, वेरी करता है। कैसे? IA के बदलने पे जो लॉस बदलता है उसको बोलते हैं वेरिएबल लॉस। which changes with change in loss which changes with change in IA means armature current is called loss which changes with change in IA is called variable loss। ऐसा लॉस जो IA के बदलने पे बदलता है उसको बोलते हैं वेरिएबल लॉस। इसका एग्जांपल क्या है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग लॉस, दूसरा आर्मेचर कॉपर लॉस यानी ये IA स्क्वायर RA लॉस, और तीसरा ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप। देखिए कैसे ये लॉसेस आप याद रखोगे। मान लीजिए आपके पास शंट मोटर है, ध्यान से देखो आप, शंट मोटर, सॉरी ये आपने यहाँ पे सप्लाई दी हमको, यहाँ से करंट चली, कुछ करंट इधर आ गई, कुछ करंट इधर आ गई, ठीक है, ये आ रही है। तो ऐसा लॉस जो IA के बदलने पे ना बदले वो कांस्टेंट, और ऐसा लॉस जो IA के बदलने पे बदल जाए। अगर इस आर्मेचर में जाने वाली करंट बदलेगी, देखो इसमें जो करंट क्या है IA, उसमें जो करंट है ISH। अगर इस आर्मेचर में जाने वाली करंट बदलेगी तो आर्मेचर में होने वाला जो लॉस है IA स्क्वायर RA लॉस वो बदलेगा। भाई आर्मेचर वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस है RA, इसमें आने वाली करंट कितनी है IA, तो पावर लॉस कितना होगा IA स्क्वायर इनटू RA। ये IA स्क्वायर RA लॉस क्या है? रोटर की वाइंडिंग रेजिस्टेंस में होने वाला लॉस, रोटर की वाइंडिंग रेजिस्टेंस में होने वाला लॉस, जिसको आप रोटर कॉपर लॉस बोल सकते हो, या आर्मेचर कॉपर लॉस, या आर्मेचर लॉस बोल सकते हैं। ये IA स्क्वायर RA लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस IA स्क्वायर RA लॉस। ये लॉस IA चेंज होगा तो चेंज होगा, फार्मूला से लिख रहा है ये चेंज होगा, IA तो चेंज होगा, तो आर्मेचर कॉपर लॉस चेंज होगा तो कैसा है? वेरिएबल लॉस है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी करंट चेंज होगी तो आर्मेचर कॉपर लॉस चेंज होगा, बट शंट फील्ड वाइंडिंग वाला लॉस चेंज थोड़ी होगा। शंट फील्ड वाइंडिंग होने वाला लॉस चेंज होगा, क्यों? अगर ये वोल्टेज V है तो वोल्टेज कितना होगा? V। ये वोल्टेज V है तो वोल्टेज कितना होगा? V। इसका वोल्टेज है V, इसका रेजिस्टेंस RSH, जो भी रेजिस्टेंस है उसमें बहने वाली करंट क्या होगी? ISH होगी V अपॉन RSH। अब एक बार जो भी वोल्टेज आपने दे दिया वो क्या हो गया? फिक्स। मान लीजिए वोल्टेज दिया 240 वोल्ट, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस कुछ है, मान लीजिए 10 ओम है, इसका रेजिस्टेंस कुछ मान लीजिए 10 ओम है, तो कितनी करंट इसमें होगी? 24 एम्पीयर। अब इसमें जो करंट जा रही है वो 24 एम्पीयर है, इसकी करंट फिक्स, इसका जो भी रेजिस्टेंस वो फिक्स, तो इसमें आने वाली करंट और इसका रेजिस्टेंस बदलेगा तो है नहीं, तो ISH स्क्वायर इनटू RSH ये नहीं बदलेगा IA के बदलने से। आपको लगा सर ये करंट चेंज होगी, ये भी चेंज होगी, नहीं, इसकी करंट किस पे डिपेंड करेगी? इसके वोल्टेज पे, पानी के रेजिस्टेंस पे। एक बार जो वोल्टेज दे दिया वो दे दिया, जो रेजिस्टेंस है वो है। हां IA चेंज करोगे इसका, इसमें होने वाला कॉपर लॉस चेंज होगा, बट ये लॉस नहीं चेंज होगा। यानी शंट फील्ड वाइंडिंग में होने वाला जो लॉस है, शंट फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में होने वाला जो लॉस है वो कांस्टेंट लॉस है, वो IA के बदलने पे नहीं बदलेगा। शंट फील्ड वाइंडिंग लॉस क्या है? ये कांस्टेंट लॉस है। आर्मेचर के कोर में जो होने वाला लॉस है वो भी कांस्टेंट लॉस है। कोर लॉस वैसे भी करंट पे डिपेंड करता नहीं, ये डायग्राम बना के बताएंगे कोर लॉस वगैरह क्या है आगे थोड़ा सा। और कोर लॉस जो होता है, जैसे कोर लॉस मींस आयरन लॉस, ये जो कोर लॉस होता है ये करंट पे डिपेंड करता ही नहीं, वोल्टेज पे डिपेंड करता है एक तरीके से। तो IA को कम करो ज्यादा करो, आर्मेचर के कोर में भाई रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग लपेटी गई होगी, रोटर के कोर होगी, मटेरियल होगा और उसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी गई होगी, या हवा में वाइंडिंग लपेटी गई है, आयरन की कोर होगी उसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी गई होगी, तो कोर में होने वाला जो लॉस है आर्मेचर कोर लॉस वो पे डिपेंड नहीं करता। तो आर्मेचर कोर लॉस या ये डिपेंड नहीं करता, तो कांस्टेंट। शंट फील्ड वाइंडिंग का लॉस आपका डिपेंड नहीं करता, वो क्या है? कांस्टेंट लॉस। और मैकेनिकल लॉस में फ्रिक्शन विंडेज लॉस, जो रोटर घूमता है आपका, जब रोटर घूमेगा तेजी के साथ तो फ्रिक्शन और विंडेज लॉस होता है। ये लॉस भी IA पे डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शन और विंडेज लॉस केवल स्पीड पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन और विंडेज लॉस को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल लॉस। ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे डिपेंड करता है। स्पीड ज्यादा तो फ्रिक्शन और विंडेज लॉस ज्यादा, स्पीड कम तो फ्रिक्शन और विंडेज लॉस एंड मैकेनिकल लॉस कम, यानी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। तो फ्रिक्शन और विंडेज, सॉरी स्पीड पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन और विंडेज लॉस स्पीड पे डिपेंड करता है, IA पे डिपेंड नहीं करता। तो आर्मेचर करंट को चेंज करोगे तो भी मैकेनिकल लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये तीनों लॉस कैसे हैं? कांस्टेंट लॉस। शंट फील्ड वाइंडिंग का लॉस कांस्टेंट है, बट सीरीज फील्ड वाइंडिंग का लॉस देखो जरा, ऐसी कहानी है। वोल्टेज दिया, यहां से करंट चली और फिर वही करंट यहां पे गई IA। तो अगर आर्मेचर करंट चेंज करोगे IA तो वही फील्ड वाइंडिंग के थ्रू करंट आ रही है। अगर आर्मेचर करंट चेंज होगी इसका मतलब फील्ड वाइंडिंग करंट भी चेंज होगी, जो करंट यहां से चली गई तो आर्मेचर में जाएगी। तो अगर आर्मेचर करंट को आप वेरी करा रहे हो इसका मतलब फील्ड वाइंडिंग में आने वाली करंट भी वेरी करेगी, तो फील्ड वाइंडिंग में आने वाली करंट वेरी करेगी, तो फील्ड वाइंडिंग में होने वाला I स्क्वायर R लॉस भी वेरी करेगा। तो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा कुछ, फील्ड वाइंडिंग में करंट है तो फील्ड वाइंडिंग में होने वाला I स्क्वायर R लॉस वेरी करेगा। तो आर्मेचर करंट को वेरी करने पे इसमें आने वाली करंट फील्ड वाइंडिंग में वेरी करेगी, तो फील्ड वाइंडिंग में होने वाला I स्क्वायर R लॉस वेरी करेगा। तो ऐसा लॉस जो IA के बदलने पे बदलता हो, ऐसा लॉस जो IA के बदलने पे बदलता हो उसको बोलते हैं वेरिएबल लॉस। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होने वाला लॉस कैसा होता है? वेरिएबल लॉस। सीरीज फील्ड वाइंडिंग होने वाला लॉस वेरिएबल लॉस। आर्मेचर कॉपर लॉस मींस IA स्क्वायर R लॉस, IA दिख रहा है। ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, ये जो ब्रशेज होती हैं ये और ये आपको बताएंगे डीसी मशीन ब्रशेज का क्या काम है, किस चीज की बनी होती है। जो ब्रशेज होती हैं जब रोटर घूमता है तो रोटर तो घूमती रहती है, बट किनारे किनारे पे दो ब्रशेज होती हैं, ब्रशेज रुकी होती हैं, रोटर घूमता रहता है, ब्रशेज रुकी होती हैं, तो रोटर और ब्रशेज के बीच में फ्रिक्शन वगैरह होता रहता है, रोटर और ब्रशेज के बीच में फ्रिक्शन वगैरह होता रहता है, तो कुछ वोल्टेज का ड्रॉप इस ब्रश के कारण भी होता है। ब्रश जो लगी होती है कुछ वोल्टेज का ड्रॉप ब्रश में भी होता है, 1 वोल्ट या 2 वोल्ट, ज्यादा नहीं होता है। मान लीजिए 1 वोल्ट का ड्रॉप इसमें हुआ, 1 वोल्ट का इसमें हुआ, 2 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आर्मेचर में जो वोल्टेज पैदा हुआ है वो सारा का सारा ब्रश के पास नहीं चला जाएगा, 1 या 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होना ही होना है, और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो डिपेंड करता है IA पे। तो कहने का ये मतलब है कि ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप जो है ये, इसमें भी कुछ पावर लॉस होता है और ये डिपेंड करता है इससे बहने वाली करंट पे, क्योंकि ये है आपका आर्मेचर रोटर, ये है आपका आर्मेचर रोटर, यहाँ पे ब्रशेज लगी हुई हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा करंट जाएगी इस ब्रश में उतना ही ज्यादा IA स्क्वायर, इसमें उतना ज्यादा पावर लॉस होगा। ब्रश जितनी ज्यादा करंट को भेजेगा उतना ही ज्यादा लॉस ब्रश में होगा। ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप कि ब्रश आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है, कॉन्टैक्ट में है, इसकी वजह से भी कुछ पावर का लॉस होता है, इसको बोलते हैं ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, ठीक है। तो ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप भी वेरिएबल लॉस है, क्यों? अगर आप IA को चेंज करोगे इसमें आने वाली करंट IA को, तो ब्रश में होने वाला पावर लॉस भी चेंज होगा, ज्यादा करंट को ले जाओगे ज्यादा लॉस होगा। ये तीनों लॉस कैसे हैं? वेरिएबल लॉस। ये तीनों लॉस कैसे हैं? कांस्टेंट लॉस। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है लॉस देकर कि इसमें से कौन सा कांस्टेंट और कौन सा वेरिएबल है, दे देगा ऐसे
1 2 3 4 पूछेगा इसमें से कौन सा वेरिएबल है, तो ये ऐसे देगा 1 2 3 4 पूछेगा कौन सा वेरिएबल है, तो ये 1 2 3 4 देगा कौन सा वेरिएबल है, तो ये 1 2 3 4 पूछेगा कौन सा कांस्टेंट है, तो ये 1 2 3 4 पूछेगा कौन सा कांस्टेंट है, तो ये 1 2 3 4 पूछेगा कौन सा कांस्टेंट है, तो ये ऐसे चार लॉस देकर के पूछेगा कौन सा कांस्टेंट है कौन सा वेरिएबल है। डीसी मशीन में मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कंडीशन है क्या, कांस्टेंट लॉस बराबर होना चाहिए वेरिएबल्स के, कांस्टेंट लॉस बराबर होना चाहिए वेरिएबल लॉस के, ये कंडीशन है किस चीज की, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन डीसी मशीन। वो कैसी भी मशीन हो, शंट हो, सीरीज हो, कंपाउंड हो, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कांस्टेंट लॉस बराबर होना चाहिए वेरिएबल लॉस के। कांस्टेंट लॉस का मतलब ये सब मिलकर के कांस्टेंट लॉस और ये सब मिलकर के वेरिएबल लॉस, तो कांस्टेंट लॉस बराबर होना चाहिए वेरिएबल लॉस के मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। और दूसरा फॉर मैक्सिमम डेवलप्ड पावर, फॉर मैक्सिमम डेवलप्ड पावर इन डीसी मशीन एफिशिएंसी इज 50%। अगर आप मैक्सिमम पावर डेवलप कराना चाहते हो तो एफिशिएंसी कितनी होती है 50%। करिए आपको पहले मैंने डेरिवेशन किया हुआ है कि मैक्सिमम पावर के केस में एफिशिएंसी 50% होगी। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी थी नेटवर्क थ्योरम में कि मैक्सिमम पावर के केस में एफिशिएंसी 50% है। तो आप मैक्सिमम पावर चाहते हो तो एफिशिएंसी कितनी होगी 50%। मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहते हो तो उसकी कंडीशन क्या है, कांस्टेंट लॉस बराबर वेरिएबल लॉस। आपका जो मैकेनिकल लॉस है, मैकेनिकल लॉस जिसको हम फ्रिक्शन और विंडेज लॉस बोलते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, स्पीड के स्क्वायर पे, यानी अगर स्पीड बढ़ेगी तो मैकेनिकल लॉस यानी फ्रिक्शन और विंडेज लॉस आपका बढ़ेगा। और एक होता है स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस क्या होता है, स्ट्रे लॉस क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रे लॉस, स्ट्रे लॉस इज सम ऑफ कोर लॉस एंड मैकेनिकल लॉस। जो आपका कोर लॉस है, कोर लॉस मींस आयरन लॉस, ये और मैकेनिकल लॉस दोनों को जोड़ दीजिए तो हम इसको बोल सकते हो स्ट्रे लॉस। क्या, कोर लॉस मींस आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस दोनों का जो सम होता है उसको आप स्ट्रे लॉस बोल सकते हो। स्ट्रे लॉस इज द सम ऑफ कोर लॉस एंड मैकेनिकल लॉस। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, यहां तक आज की क्लास में जो भी पढ़ाया गया आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई संदेह है तो बताइए। अभी एक मशीन की क्लास खत्म हो रही है तो दूसरे मशीन की क्लास स्टार्ट होगी मैकेनिकल ब्रांच में, थियरी ऑफ मशीन, मैकेनिकल में थियरी ऑफ मशीन की क्लास स्टार्ट होगी। आप लोगों की इलेक्ट्रिकल मशीन की क्लास खत्म हुई है। मोनोसिस सिप्रा केवी का कहना है नो डाउट सर। ये याद रखोगे आप, इनमें से कौन सा कांस्टेंट कौन सा वेरिएबल। मोनोसिस बोले आप ही पढ़ाएंगे मैकेनिकल को, नहीं 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 मैं नहीं पढ़ाऊंगा मैकेनिकल को, मैकेनिकल को कोई और पढ़ाएगा। मैकेनिकल में भी मशीन होती है, उसमें नाम है थियरी ऑफ मशीन, टोम, ठीक है, थियरी ऑफ मशीन, जिसमें क्या पढ़ते हैं सर, गियर वगैरह के बारे में और गियर फ्लाईव्हील गवर्नर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। आप इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में पढ़ते हो। अभिषेक बोले सर आप तो फुल लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी से पढ़ाते हो। शिवनंदन बोले ऑल क्लियर सर। मोनोसिस बोले टोम पुली। तो ये जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इतना याद रखना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। टिल देन एंजॉय एंड बाय बाय एंड लव यू अभिषेक।